हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ना जॉन डन के बारे में। जॉन डन की जो पोयम है ना कैनोनाइजेशन दी कैनोनाइजेशन है, उसी को पढ़ने वाले हैं, जो आपके स्पेशली एलटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एलटी में वो दिया ही गया है वो पोयम जॉन डन की। तो जॉन डन की पोयम से पहले हम जॉन डन के कुछ अर्ली जो बायोग्राफी है उनकी वो देख लेंगे, उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो देख लेंगे, देन उसके बाद उनकी पोयम हम कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जानकारी तो डन के बारे में होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। भले ही एक वर्क दिया है, उनका 2 वर्क दिया है, लेकिन उनसे रिलेटेड उनकी जो बायोग्राफी है या उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो आपको देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने टिंटर ने भी कराया, विलियम वर्ड्सवर्थ का मैंने बायोग्राफी नहीं कराई क्योंकि वो हमने पढ़ा था, लेकिन मैं फिर से करा दूंगी उसकी बायोग्राफी, उसके इंपॉर्टेंट वर्क भी करा दूंगी, एंड मिल्टन का भी करा दूंगी, शेक्सपियर का भी करा दूंगी। तो वो हमारे लिए वो पूरा मतलब हम लोग पढ़े थे, इस वजह से मैंने उसको नहीं कराया। तो हम डन का जो नहीं कराए, अगर नहीं कराया है तो वो मैं करा दूंगी। ठीक है, उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा, वो मैंने तीनों करा दूंगी। तो आज हम डन के बारे में जानेंगे, जॉन डन की लाइफ के बारे में जानेंगे, उनके अर्ली लाइफ के बारे में जानेंगे, उनकी शादी, बच्चे, एंड कैसे वो जैक द रेक से डॉक्टर डन तक का उनका सफ़र हम देखेंगे। ठीक है, जैक द रेक से लेके टू डॉक्टर डन तक इनका सफ़र कैसा रहा ये देखेंगे, एंड इनकी पोयम भी पढ़ने वाले हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव बायोग्राफी है इनकी, देख लेते हैं थोड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा, ऐसा नहीं है सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं। तो जो स्टार्ट करते हैं, डन की जो लाइफ थी ना ये रिफ्लेक्ट करती है ड्रामेटिक, पर्सनल एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन दैट प्रोफाउंडली शेप द टोन, थीम्स एंड कंटेंट ऑफ हिज पोइट्री। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, जो डन के यानी कि जॉन डन के जीवन का जो भी ड्रामेटिक पर्सनल था, ठीक है, पर्सनल एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन था, जो भी उनके जीवन की जो भी पर्सनल या आध्यात्मिक बदलाव को दिखाया गया ना, वो उनकी पोइट्री में दिखता है, वो उनकी पोइट्री के लहजे में मिलता है। पोइट्री के टोन एंड थीम्स एंड कंटेंट ऑफ हिज पोइट्री उनके पोइट्री में हमें देखने को मिलता है। इनकी जो पोइटिक जर्नी है ना उसको 2 भागों में, 2 मेजर फेज में डिवाइड किया गया है। पहला इनका क्या था, अर्ली लाइफ एंड कैथोलिक हेरिटेज। तो याद रखना है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इनकी जो पोइटिक जर्नी है ना, इनकी पोइटिक जर्नी को 2 मेजर फेज में डिवाइड किया गया है। पहला जो है फर्स्ट जो फेज़ है वो अर्ली लाइफ है एंड कैथोलिक हेरिटेज जिसे कहा जाता है। ठीक है, अर्ली लाइफ यानी कि प्रारंभिक जीवन और कैथोलिक विरासत, तो ये इनका टाइम पीरियड। तो पहला देखेंगे इनका क्या है, ये कब से कब तक था, 1572 से लेकर 90 के बीच था। ठीक है, जो इनकी अर्ली लाइफ यानी कि फर्स्ट फेज था। इसमें रिलीजियस बैकग्राउंड एंड परसिक्यूशन अगर देखा जाए तो born in 1572 into a prominent Roman Catholic family at a time when Catholicism was under heavy persecution in Protestant England। तो डन का जन्म कब हुआ था, 1572 में हुआ था, ये याद रखना है। डन का जन्म कब हुआ था, 1572 में, एक प्रोमिनेंट रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। ठीक है, ये उस समय जब प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म पर भारी अत्याचार हो रहा था, यानी कि जो कैथोलिक धर्म को मानते थे उन पर भारी अत्याचार हो रहा था। तो उस समय ही इनका जन्म हुआ था एक कैथोलिक परिवार में, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इनसे, हिज मैटरनल ग्रेट अंकल वाज सर थॉमस मोर, अ कैथोलिक मार्टियर एग्जीक्यूटेड बाय हेनरी 8। ये ध्यान रखना है कि इनके जो नाना के भाई थे, ठीक है, मैटरनल ग्रेट अंकल, इनके नाना के भाई थे, उनका नाम क्या था, सर थॉमस मोर नाम था, जो कि एक कैथोलिक मार्टियर थे, एक शहीद थे, एंड जिन्हें किंग हेनरी 8 द्वारा फांसी दे दी गई थी। थॉमस मोर को इनके नाना के भाई थे, ये ध्यान रखना है। His family is Catholicism brought them constant scrutiny and danger, especially under Queen Elizabeth I। तो इनका जो परिवार था वो कैथोलिक होने के कारण उन्हें लगातार निगरानी और खतरे का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था ये कैथोलिक परिवार से ही ऑलरेडी थे, और उस समय ऐसा क्या था कि प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म पर भारी अत्याचार हो रहा था, तो जिनका सामना इनको भी करना पड़ा, है ना, काफ़ी कुछ करना पड़ा, इनको भी सामना उस चीज़ का करना ही पड़ा। तो इनका जो परिवार था वो कैथोलिसिज्म होने के कारण उन्हें लगातार निगरानी में रखना पड़ा, यानी खतरे का सामना करना पड़ा, स्पेशली तब जब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पे, उनके शासन पीरियड में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, इम्पैक्ट ऑन लेटर पोइट्री।
बाद की कविताओं का जो प्रभाव था, उनके जो मतलब बाद के लेटर पोइट्री का उनका जो प्रभाव था, जो उन्होंने अपने जीवन में देखा, ठीक है। जैसे वो कैथोलिसिज्म होने के कारण उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने जो भी धर्म पर भारी अत्याचार हो रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने सामना किया, है ना। उनका परिवार सामना किया, उन्होंने सामना किया। तो ये सारी चीज़ें इनके पोइट्री में बाद में हमें इनकी पोइट्री में देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें इनका प्रभाव रहा। अब बचपन से जिस चीज़ों को ये देखते चले आ रहे हैं, सामना करते चले आ रहे हैं, खतरे का सामना करते चले आ रहे हैं कैथोलिक परिवार की वजह से, तो वो चीज़ें जब इन्होंने पोइट्री लिखना स्टार्ट किया तो बाद की इनकी पोइट्री में उनका प्रभाव हमको देखने को मिला। तो दीज अर्ली रिलीजियस टेंशंस इंस्टिल्ड इन डन्स लाइफ लॉन्ग प्री ऑक्यूपेशन विद स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट विद लेटर मैनिफेस्ट पावरफुली इन हिज होली सोनेट। तो बाद में इनके जो धार्मिक तनाव थे, शुरुआती जो इनके धार्मिक तनाव थे कैथोलिक वजह से, तो डन के मन में ना एक आध्यात्मिक संघर्ष, एक आजीवन चिंता पैदा कर दी, यानी कि एक हमेशा तनाव पैदा रहता था, जो बाद में उनके होली सोनेट्स में हमें देखने को मिलता है उसका प्रभाव। तो ये ध्यान रखना है। एजुकेशन इनकी देख लेते हैं, एजुकेशन इन्होंने कहाँ से किया है। तो डन स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। याद रखना है, डन ने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में स्टडी किया, बट कुड नॉट टेक डिग्री बिकॉज ही रिफ्यूज द ओथ ऑफ सुपरमेसी विच डिक्लेयर्ड एलिगेंस टू द प्रोटेस्टेंट मोनार्क एज द हेड ऑफ द चर्च। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, डन ने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में स्टडी किया था, अध्ययन किया था, लेकिन डिग्री उन्होंने नहीं लिया। डिग्री क्यों नहीं लिया? डिग्री नहीं ले सके क्योंकि उन्होंने ओथ ऑफ सुपरमेसी लेने से इनकार कर दिया। जब डिग्री लिया जाता है तो वहाँ पे ओथ ऑफ सुपरमेसी दिया जाता है। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का ओथ होता है, एक प्रकार की शपथ होती है जिसमें प्रोटेस्टेंट सम्राट को चर्च का प्रमुख मानना पड़ता है। तो चूँकि ये मानना नहीं चाहते थे, इसी वजह से इन्होंने ये जो प्रस्ताव इनको दिया गया था ओथ ऑफ सुपरमेसी, इन्होंने क्या किया था, इसे रिफ्यूज़ कर दिया था। तो ये चीज़ें आपने याद रखी है क्योंकि ये नहीं मानते थे। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, ही स्टडीड लॉ एट लिंकन्स इन वेयर ही होन्ड हिज स्किल्स इन लॉजिक परसुएशन एंड आर्ग्यूमेंट विच बिकेम स्टाइलिस्टिक सिग्नेचर्स ऑफ हिज पोएट्री। तो उन्होंने लिंकन इन में कानून की पढ़ाई की थी। तो लॉ की पढ़ाई भी इन्होंने किया है, कहाँ पे किया है, लिंकन इन में किया है, ये ध्यान देना। जहाँ उन्होंने क्या क्या सीखा, लॉजिक और परसुएशन एंड आर्ग्यूमेंट, इन सभी चीज़ों में उन्होंने मतलब इन सभी चीज़ों की उन्होंने पढ़ाई की और इसमें इन्होंने सीखा। ठीक है, तर्क भी सीखा, परसुएशन भी सीखा, बहस में अपने कौशल को निखारा, जो उनकी पोएट्री में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, हो गया उतना ना, एजुकेशन हो गया, अर्ली लाइफ हो गया, माता पिता। अच्छा, माता पिता का भी नीचे है। अब आगे यहाँ पे क्या होता है, द एम्बिशियस कोर्टियर एंड सीक्रेट मैरिज। ये सीक्रेट मैरिज करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। सीक्रेट मैरिज उन्होंने कब किया था, लाइफ एट, ये 1519 से लेके 1615 तक याद रखना है। लाइफ एट कोर्ट यानी कि दरबार में इनका जीवन था। ड्यूरिंग द 1590s डन वॉज चैरिस्मेटिक विटी यंग कोर्टियर सर्विंग एज सेक्रेटरी टू सर थॉमस एगर्टन द लॉर्ड कीपर। तो याद रखना है कि 1590 के दशक के दौरान डन क्या थे, एक चैरिस्मेटिक। तो यहाँ पे याद रखना है कि 1590 के दशक में डन क्या थे, कैरिस्मेटिक थे। कैरिस्मेटिक मीन्स क्या होता है, करिश्माई। एंड विटी यंग थे, एक मजाकिया युवा कोर्टियर थे, दरबारी थे 1590 के दशक में एक कोर्ट में। ठीक है, और एक सेक्रेटरी के रूप में ये कार्यरत थे, मतलब थे वहाँ पे अपॉइंटेड थे, किसके, सर थॉमस एगर्टन के, जो कि लॉर्ड ऑफ कीपर थे, दो लॉर्ड ऑफ कीपर थे। तो ये ध्यान रखना, 1590 के दशक के दौरान डन कैसे थे, बहुत ही कैरिस्मेटिक थे, बहुत ही करिश्माई टाइप के बात करते थे, विटी यंग थे, मजाकिया युवा दरबारी थे, जो लॉर्ड कीपर सर थॉमस एगर्टन के एक सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंटेड थे। ये याद रखना है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड आगे देखेंगे, ही वॉज एम्बिशियस एंड सोशली मोबाइल, पार्टिसिपेटिंग इन द डिप्लोमेटिक मिशन एंड मिक्सिंग विद पावरफुल फिगर्स। तो ये कैसे थे उस समय 1590 के दशक के दौरान, जब ये कोर्ट में एक सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। उस समय बहुत कैरिस्मेटिक मजाकिया युवा दरबारी थे और ये उस समय बहुत एम्बिशियस थे, यानी कि सोशली अगर देखा जाए, सोशली बहुत एम्बिशियस भी थे, सोशली कैसे थे, बहुत एक्टिव थे। ठीक है, और जो भी ये डिप्लोमेटिक मिशन होता था उसमें ये भाग भी लेते थे। एंड पावरफुल फिगर्स यानी कि शक्तिशाली लोगों के साथ इनका मिलना जुलना भी रहता था। तो ये ध्यान रखना है। फिर जैक डन एंड द लव पोइट्री। अब आगे आते हैं, जैक डन और उनकी जो लव पोइट्री है,
ये जैक डन का युग था। क्या था? दिस इज़ द एरा ऑफ जैक डन, द सेंचुअल, इंटेलेक्चुअल एंड ऑफन सिनिकल पोएट ऑफ लव। इसे ना क्या कहा जाता है? जैक डन, यानी कि लव पोएट्री। दिस इज़ द, ये एरा था, जैक डन का एरा था, यानी कि जैक डन, यानी कि डन को ही कहा जाता था। जैक डन का ये एरा था, और ये एरा कैसा था? बहुत ही सेंसुअल था, बहुत ही कामुक था, इंटेलेक्चुअल था, बौद्धिक था, एंड ऑफन सिनिकल था, पोएट ऑफ लव। सिनिकल यानी कि निंदक कवि थे। ये जो एरा था, जो बहुत ही प्रेम के कामुक, बौद्धिक और अक्सर निंदक कवि थे, जो डन थे, ये ध्यान रखना है। इस पीरियड में उनके जो सॉन्ग्स एंड सोनेट की विशेषताएं भी हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे कि क्लेवर मेटाफिजिकल कंसीट का यूज़ ये करते थे, विटी एंड ड्रामेटिक ओपनिंग होती थी इनकी जब भी पोएम होती थी, मॉकरी ऑफ पेट्रार्कन आइडियलिज्म, थीम्स ऑफ लस्ट, बिट्रेयल एंड बॉडी सोल कॉन्फ्लिक्ट, ये इनकी पोएम की थीम हुआ करती थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें इनके, जैक डन यानी कि इन्हीं के एरा को कहा जाता था। इनकी लव पोइट्री कैसे शुरुआत होती थी, लव पोइट्री की इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, वैसे आगे मैं पढ़ाने वाली हूँ उनकी विशेषताएं। अब आएंगे सीक्रेट मैरिज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। इन्होंने एक सीक्रेट मैरिज किया था और उसके परिणाम इनको क्या मिले थे। ठीक है, तो ये याद रखना है। 1601 डन सीक्रेटली मैरिड एनी मोर, ये अपने ध्यान रखना है। ठीक है, 17 ईयर ओल्ड नीस ऑफ हिज पैट्रन वाइफ। तो 1601 में डन ने अपने पैट्रन की पत्नी, इनके एक संरक्षक थे, उनके पैट्रन थे, उनकी पत्नी थी, उनकी 17 साल की एक भतीजी थी, एन मोर, उनसे इन्होंने क्या किया? सीक्रेटली शादी कर लिया। किसने? डन ने 1601 में किससे? एन मोर से शादी कर लिया था। एन मोर कौन थी? ये उनके पैट्रन की वाइफ की 17 साल की एक नीस थी, भतीजी थी, और इन्होंने इससे क्या किया? सीक्रेटली शादी कर लिया, किसी को बिना बताए चुपचाप शादी कर लिया। द मैरिज वॉज डन विदाउट कॉन्सेंट, कंसिडर्ड स्कैंडलस एंड रिजल्टेड इन। अब जो मैरिज हुई, शादी बिना सहमति की हो गई, और जिसे किस तरह देखा जाने लगा? निंदा करने लोग, मतलब लोग क्या करने लगे? मतलब निंद नहीं माने लगे, मतलब निंदा करने लगे। और इसके रिजल्ट क्या निकले? जब इन्होंने ये सीक्रेट मैरिज किया एन मोर के साथ, तो इसका रिजल्ट इनको क्या मिला? इनका परिणाम स्वरूप ये मिला इनको, जब इन्होंने सीक्रेटली शादी कर ली तो डन डिमिशल फ्रॉम हिज पोस्ट, इनको ना इनके पोस्ट से बर्खास्त कर दिया गया। ब्रीफ इम्प्रिजनमेंट, कुछ समय के लिए इन्हें जेल में डाल दिया गया। सीवर फाइनेंशियल हार्डशिप, और गंभीर फाइनेंशियल कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ा। मतलब सीक्रेटली मैरिज इन्होंने क्या किया एन मोर के साथ, तो उसके बदले में इनको क्या क्या उसका परिणाम मिला। ठीक है, फिर आगे है एक पनिंग लेमेंट है जॉन डन, तो यहाँ पे एक लेमेंट है जॉन डन एंड डन अनडन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। ये चीज़ें हैं, मतलब एक फेमस सेंटेंस है, फेमस एक लेमेंट है, जॉन डन एंड डन अनडन, यानी कि जो जॉन डन है एंड डन है वो अब क्या हो चुके हैं? अनडन हो चुके हैं, यानी कि बर्बाद हो गया है। इस इवेंट से ये, मतलब ये जो इवेंट इनके साथ इतनी सारी चीज़ें हुई, इनको बर्खास्त कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो इस घटना से ये बहुत ज़्यादा भावुक हो चुके थे और पेशेवर तबाही को दिखाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, एंड ये इम्पॉर्टेंट था। ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इन्होंने शादी कब की थी, ये सारे इंपॉर्टेंट, इनकी वाइफ का नाम क्या था, तो ये भी ध्यान रखना है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें और क्या है? 1615 से लेके 1631 के बीच में इनका पादरी बनने का रास्ता। ठीक है, इन्होंने ये पादरी भी बन गए थे। कैसे? ऑर्डिनेशन एंड रिलीजियस डिवोशन अंडर encouragement from James I, Dunn converted to Anglicanism and was ordained as a priest of 1615। तो ये याद रखना है, अंडर encouragement from King James I, Dunn converted, डन जो थे वो कन्वर्ट हो गए थे एंग्लिकैनिज्म में, एंड वॉज ऑर्डेंड एज अ प्रिस्ट इन 1615। तो राजा जेम्स फर्स्ट के प्रोत्साहन पर डन ने क्या किया था? एंग्लिकन वाद अपना लिया था, और 1615 में एक पादरी के रूप में ये क्या हो गए थे? नियुक्त हो गए थे। 1615 में ये एक पादरी बन गए थे, किसके इन्फ्लुएंस में? किंग जेम्स फर्स्ट के, ये याद रखना है। ठीक है, ही सून रोज टू प्रोमिनेंस एज अ ब्रिलियंट प्रीचर, और जल्द ही ये क्या बन गए? जल्द ही एक शानदार ये प्रीचर के रूप में काम, मतलब प्रीचर के रूप में ये उभरे भी थे, यानी कि एक शानदार उपदेशक भी ये बन गए थे। ठीक है, कल्मिनेटिंग इन हिज अपॉइंटमेंट एट डीन ऑफ सेंट पॉल कैथेड्रल इन 1621, और 1621 में इनको क्या बना दिया गया था? सेंट पॉल कैथेड्रल डीन के रूप में इनको अपॉइंट कर दिया गया था। तो ये इनकी जर्नी थी पादरी बनने की।
ठीक है, पादरी बनने का रास्ता था, ये इनकी जर्नी थी। तो ये ध्यान रखना 1615 से 1621। उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर डन एंड द रिलीजियस पोइट्री। अब यहाँ पे हमने जो पढ़ा अभी, कहाँ गया, जैक डन एंड द लव पोइट्री। जब जैक डन थे तो इनकी लव पोइट्री इस समय आई, ये एरा था जैक डन का जिसमें इनकी लव पोइट्री आई थी। अब यहाँ पे क्या आया, ये जो एरा है डॉक्टर डन का, मैंने ऊपर बताया ना जैक डन से लेकर डॉक्टर डन का सफ़र, तो डॉक्टर डन एंड इसमें क्या आया था, इनकी रिलीजियस पोइट्री आई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो दिस इज़ द एरा ऑफ डॉक्टर डन, सोबर, इंट्रोस्पेक्टिव एंड डिवोट पोएट थे। ये जो एरा था इनका डॉक्टर डन का ये था जो बहुत ही, ये कैसे हो गए थे, बहुत ही गंभीर हो गए थे, इंट्रोस्पेक्टिव हो गए थे अपने ही अंदर, यानी कि आत्मविश्लेषी थे, और डिवोट पोएट थे यानी कि भक्त पोएट थे। ठीक है, इनकी पोइट्री कैसी थी, अब हिज पोइट्री टेक्स अ शार्प टर्न इनटू थियोलॉजी, मोर्टैलिटी, जजमेंट एंड रिडेम्पशन, डिवाइन लव, ये सारी इनकी पोइट्री थी। जब ये दूसरे स्टेज पे आए डॉक्टर डन, यानी कि रिलीजियस पोइट्री जब इनकी आने लगी, तो ये जो एरा था डॉक्टर डन का एरा था, और इस एरा में बहुत गंभीर हो गए थे, ये बहुत इंट्रोस्पेक्टिव हो गए थे, डिवोट पोएट हो चुके थे। इनकी पोइट्री में हमें एक शार्प टर्न देखने को मिलता था। इनके ये किस पे लिखते थे अपनी पोइट्री, तो थियोलॉजी पे लिखते थे, यानी कि धर्मशास्त्र पर लिखते थे, मोर्टैलिटी पे लिखते थे, डेथ पर लिखते थे, जजमेंट एंड रिडेम्पशन पे लिखते थे, न्याय एवं मोक्ष पे, डिवाइन लव पे लिखते थे, ईश्वरीय प्रेम पे लिखते थे। ठीक है, इस एरा में डन, डॉक्टर डन के एरा में, ये ध्यान रखना है। और वो जो जैक डन है उस एरा में ये लव पोइट्री लिखते थे। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, इनके मेजर वर्क्स इंपॉर्टेंट है। इनके मेजर वर्क्स हैं इस पीरियड में, ये जो डॉक्टर डन है ना, इस पीरियड में इनके मेजर वर्क्स आते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे कि हॉली सोनेट है, इंटेंस स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट, डिज़ायर फॉर सैल्वेशन, डिवाइन जस्टिस, बेटर माई हार्ट, डेथ बी नॉट प्राउड। तो ये ध्यान रखना है, इस एरा में इनकी ये सोनेट आई है, हॉली सोनेट। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें इन्होंने क्या बात की है, इंटेंस स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट की बात की है, डिज़ायर फॉर सैल्वेशन की बात करते हैं, और डिवाइन जस्टिस की बात करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, बेटर माई हार्ट, डेथ बी नॉट प्राउड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इस एरा में आया था। दूसरा था डिवोशन अपॉन इमरजेंट ओकेशन, ये कब आया था, 1624 में आया था। मेडिटेशन रिटन ड्यूरिंग सीरियस इलनेस विद रिफ्लेक्शन ऑन डेथ एंड द सोल डेस्टिनी। तो गंभीर बीमारी के दौरान इन्होंने ये चीज़ें लिखी थी। कौन से, डिवोशन अपॉन इमरजेंट ओकेशन, 1624 में इन्होंने ये लिखा था, जब ये बहुत गंभीर बीमारी में थे उस समय इन्होंने लिखा था। तो उस समय इन्होंने किस पे लिखा था, डेथ और आत्मा, उस पर इन्होंने लिखा था। अब सोचो ये किस हद तक ये सोचते थे, रिलीजियस पोइट्री इनकी थी, तो डेथ और आत्मा पे ये लिखते थे। ठीक है, ध्यान रखना है। फेमस लाइन फ्रॉम दिस पीरियड, इस पीरियड की फेमस लाइन क्या है, डॉक्टर डन जो पीरियड है इस पीरियड की फेमस लाइन है, नेवर सेंड टू नो फॉर होम द बेल टोल्स, इट टोल्स फॉर दी। तो ये याद रखना है। ठीक है, ये इस पीरियड की फेमस लाइन है। लॉस एंड ग्रीफ की बात करें, इनके लाइफ में लॉस और ग्रीफ कब आया, एंड डन यानी कि एंड मोर, जब इनकी डेथ हो जाती है इनकी वाइफ की, 1617 में इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है, आफ्टर बियरिंग 12 चिल्ड्रन 5 ऑफ होम सर्वाइव्ड। यानी कि एन डन की डेथ जो होती है ना 1617 में होती है, 12 बच्चों को जन्म देने के बाद उनकी डेथ हो जाती है, जिनमें से सिर्फ 5 ऐसे बच्चे रहते हैं जो सर्वाइव करते हैं। ये ध्यान रखना है, सोचने वाली बात है। ठीक है, 12 बच्चों को वो जन्म देती हैं। एन डन जो होती हैं ये 17 साल की रहती हैं जब ये डन इनसे शादी करते हैं सीक्रेटली, तो ये ध्यान रखना है। और 12 बच्चों में 5 ऐसे बच्चे रहते हैं जो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये और भी बहुत इनको गहरा दुख होता है, इनकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है। तो हर डेथ कॉज प्रोफाउंड ग्रीफ एंड शेप द मेलनकलिक एंड स्पिरिचुअल टोन इन हिज लेटर वर्क। तो इनकी वाइफ के डेथ के जो डेथ होती है, तो डेथ होने की रीज़न भी इनके ऊपर काफ़ी गहरा दुख होता है। तो बाद के जो इनके लेटर वर्क्स आते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा कैसा इनका टोन होता है या कैसी थीम होती है, बहुत ही मेलनकलिक, इसका प्रभाव इनको देखने को मिलता है इनके लेटर वर्क्स में, इनकी वाइफ के डेथ का प्रभाव। तो मेलनकली हो जाता है, स्पिरिचुअल टोन हो जाता है इनके पोइट्री का, इनके वर्क का। तो ये ध्यान रखना है। ही फ्रीक्वेंटली मेडिटेटेड ऑन डेथ, डीके एंड बॉडीज फ्रेजिलिटी एंड इटर्नल सोल। तो ये ध्यान रखना है, वो अक्सर डेथ, डीके, बॉडी की फ्रेजिलिटी यानी कि शरीर की नाजुकता, एंड इटर्नल सोल यानी कि शाश्वत आत्मा पर ध्यान देते थे। इनकी पोइट्री में, इनके वर्क्स में ये भी देखने को मिलती थी। ठीक है, एंड डेथ एंड फाइनल डेज की बात करें, अब इनकी डेथ की बात हो रही है। डन की जो डेथ हुई थी, ये ध्यान रखना है, जो डन एंड फाइनल डेज है इनका, डन की जो डेथ हुई थी वो 1631 में हुई थी। ठीक है,
He famously preached his own funeral sermon, Death's Duel, shortly before his death, a meditation on mortality, suffering and redemption. तो ये याद रखना है। डन की जो डेथ हुई थी वो 1631 में हुई थी। उन्होंने अपने डेथ से कुछ समय पहले ही एक फेमस रूप से अपना स्वयं का अंतिम संस्कार जो बोल सकते हैं, अंतिम संस्कार वाला जो उपदेश था, जो सरमन था, उन्होंने खुद लिखा था, दिया था। उसका नाम क्या था? डेथ डुअल। ये याद रखना है। यानी कि मरने से पहले इन्होंने खुद ही अपना स्वयं का अंतिम संस्कार उपदेश दिया था, जिसका नाम था डेथ डुअल उन्होंने दिया था, जो किसके बारे में रहता है? जो डेथ के बारे में बताता है, पीड़ा और मोक्ष पर एक चिंतन है। इसमें यही चीज़ें दिखाई गई हैं कि डेथ क्या है, पीड़ा क्या है, मोक्ष क्या है, इस पर एक चिंतन दिखाया गया है। ठीक है। इनको बरीड कहाँ किया गया था? तो सेंट पॉल कैथेड्रल में ही इनको दफनाया गया था। तो ये याद रखना है बच्चा। ठीक है, सेंट पॉल कैथेड्रल में इनको दफनाया गया था। वेयर अ स्टेचू ऑफ हिम इन अ श्राउड स्टिल सर्वाइव्स, सिम्बोलाइजिंग हिज प्री ऑक्यूपेशन विद डेथ एंड द आफ्टर लाइफ। तो जहाँ कफन में लिपटी उनकी एक मूर्ति आज भी मौजूद है प्रेजेंट टाइम में, जो डेथ और उनके बाद के जीवन के साथ उनके गहरे संबंध का प्रतीक है, दिखाती है। तो ये चीज़ें थी जॉन डन के बारे में, उनके लाइफ के वर्क के बारे में। तो कैसा लगा? एंड यहाँ पे अगर देखेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि मैंने भी ऊपर बता दिया है, डन जो थे वो 17वीं सेंचुरी इंग्लिश पोएट थे। मेटाफिजिकल पोएट्स के लिए जाने जाते थे। मैंने भी कल ही पढ़ाया मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है कि मेटाफिजिकल पोएट के ये फिगर थे। कौन? आपके डन थे। तो 17वीं सेंचुरी का एक ग्रुप था जो अपने इंटेलेक्चुअल डेप्थ, एलाबोरेट इमेजरी, आर्गुमेंटेटिव स्टाइल के लिए जाना जाता था। ये हमने भी कल पढ़ लिया है। हम यहाँ पे सिर्फ डन को पढ़ेंगे। पोएटिक स्टाइल इनका ये था। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है, इनके जो ये पोएट में इनकी जो पोएटिक स्टाइल थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो ये इंटेलेक्चुअल विट पे लिखते थे, यानी कि पैशन और रीज़न को मिला के लिखते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यानी कि इंटेलेक्चुअल विट यानी कि इमोशन, मैंने भी कल ही बताया है, इमोशन हो गया एंड थॉट, ये दोनों चीज़ को मिला के लिखते थे अपनी पोएट्री में। ठीक है, इनका मिश्रण मिलता था इनकी पोएट में। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एंड अगर ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो ये डन ने अपनी पोएट्री में पैशन और रीज़न को, यानी कि इंटेलेक्चुअल विट रहता था, ये ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है। इनकी पोएट्री कैसे पहचानी जाती थी? इनकी पोएट्री बहुत ही क्लेवर होती थी, चतुर होती थी। पैराडॉक्सिकल आर्गुमेंट होता था इनकी पोएट्री में, विरोधाभासी तर्क होते थे। एंड शार्प रीजनिंग होते थे, यानी कि तेज़ तर्क से पहचानी जाती थी इनकी पोएट्री। जैसे कि एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। द कैनोनाइजेशन जो है ना, इसमें डिफेंड्स लव थ्रू लॉजिकल पैराडॉक्स, आर्ग्यूइंग द लवर्स डिस्टर्ब नो वन, लिव क्वाइटली एंड दस डिजर्व सेंटहुड। तो इन्होंने इसमें क्या बताया? दी कैनोनाइजेशन में इन्होंने तार्किक विरोधाभास के माध्यम से प्रेम का बचाव किया है। इन्होंने अपने प्रेम को ना डिफेंड किया है, किसके हिसाब से? एक लॉजिकल पैराडॉक्स के हिसाब से। यानी कि ये तर्क देते हैं कि प्रेमी किसी को परेशान नहीं करते हैं, चुपचाप रहते हैं, इस प्रकार वो संत कहलाने लायक है। तो ये सारी, इन्होंने मेटाफिजिकल कंसीट का भी यूज़ किया है। तो ये हो गया इंटेलेक्चुअल विट। ठीक है, ये इनकी पोएट्री में देखने को मिलता है, ये अपनी पोएट्री में यूज़ करते हैं। मेटाफिजिकल कंसीट का यूज़ करते हैं, अभी हमने कल ही पढ़ा है मेटाफिजिकल कंसीट का। एक ऐसा कंसीट मतलब मेटाफर, एक एक्सटेंडेड मेटाफर होता है जो डन अक्सर यूज़ करते हैं। डन एक ऐसी कंपैरिजन करते हैं, दो डिसिमिलर चीज़ों की कंपैरिजन करते हैं जिनका दूर दूर तक कोई आपस में मेल जोल नहीं होता है, वहाँ से ये कर देते हैं कंपैरिजन। जैसे कि एग्जांपल है, अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, डन कंपेयर फॉर टू लवर टू द लेग्स ऑफ जियोमेट्रिक कंपास। ये भी मैंने कल ही बताया है। ठीक है, तो जो इसमें है, इन्होंने अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में डन अपनी जो तुलना है, अपनी और अपनी प्रेमिका की तुलना वो किससे करते हैं? जियोमेट्री का जो कंपास होता है ना, कंपास के भी दो पैर रहते हैं ना, उन दो पैरों से अपनी और अपनी प्रेमिका की तुलना उन दो पैरों से करते हैं। ठीक है, ये कहीं जा रहे होते हैं, प्रेमिका कहती है मत जाओ, तो अपनी प्रेमिका को मनाने के लिए, समझाने के लिए ये कंपास का यूज़ करते हैं, वहाँ तुलना करते, कहते हैं जैसे कंपास का दो पैर है ना, दो पैर एक ही साथ हमेशा जुड़ा रहता है। एक अगर अपनी जगह पे खड़ा भी रहेगा तो एक घूम फिर के आके फिर उसी जगह पे आएगा, यानी कि हमेशा दोनों जुड़े रहेंगे। उसी तरह मैं और तुम भी हैं, कंपास के उन दोनों पैरों की तरह मैं और तुम भी हैं। एक अपनी जगह पे खड़े रहेगा, वो तुम हो, और जो पूरी तरह से घूम के फिर आता हो, जो पूरी तरह से घूमता हो फिर आता हो अपनी जगह पे, वो मैं हूँ। यानी कि मैं कहीं भी चला जाऊँगा, घूम फिरा के तुम्हारे पास रहूँगा, तुम्हारे ही साथ रहूँगा, हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, जिस तरह कंपास के दो पैर जुड़े होते हैं। ये होती है कंसीट, ये होता है कंसीट। समझ में आया? मतलब बिना सिर पैर का ये क्या करेंगे? कंपैरिजन करने लग जाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि रीडर क्या हो जाए? रीडर आश्चर्य में हो जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है, सोचने पे मजबूर हो जाए, ऐसे कैसे।
तो मैंने कल इसके बारे में बता दिया था, ड्रामेटिक क्वालिटी है इनके पोएम में मिलती है। अच्छा, ये लैंग्वेज कैसा यूज़ करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए, ये भी देख लेते हैं। ड्रामेटिक क्वालिटी क्या होती है इनकी पोइट्री में, इनकी पोएम ना अचानक से शुरू हो जाती है। जब भी इनकी पोएम आप पढ़ोगे ना, अभी मैं पढ़ाऊँगी ना कैनोनाइजेशन पोएम पढ़ाऊँगी, उसमें मैं खुद बताऊँगी इसमें क्या होता है। इनकी पोइट्री ना अचानक से बिगिन एब्रप्टली, अचानक से शुरू हो जाती है, ठीक है। ये अचानक से ही शुरू हो जाएगी, जैसे लगेगा जैसे पोइट्री शुरू होती है ना अचानक से, मीडियाज रेस से शुरू हो जाती है। और जैसे हमको लगेगा, रीडर को लगेगा लग रहा है पहले से कोई बातचीत चल रही थी या पहले बहस चल रही थी, ऐसे इनकी पोइट्री शुरू होती है। तो ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, द सन राइजिंग ओपन्स विद बिजी ओल्ड फुल अनरूली सन व्हाट डोस्ट दाउ दस। इस तरह इनकी पोइट्री शुरू हो जाती है बीच से ही। कहते हैं कि बिजी ओल्ड फुल अनरूली सन वाई डोस्ट दाउ दस, तुम ऐसा क्यों करते हो। इस तरह पोइट्री अगर शुरू होगी तो ऐसा लगेगा कि पहले से कोई चीज़ आर्गूमेंट हो रही थी दो चीज़ों के बीच में। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, ड्रामेटिक क्वालिटी है इनकी, ठीक है। एब्रप्टली इनकी पोएम शुरू हो जाती है। अच्छा, इन्होंने ये लैंग्वेज कैसी यूज़ करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। इनकी जो लैंग्वेज होती है ना, डन क्या करते हैं, डन ऑफन वर्सेस एवरीडे लैंग्वेज अवॉइडिंग द स्मूथ लिरिकल टोन ऑफ एलिजाबेथन पोएट्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि डन जो अक्सर रोज़मर्रा की जो भाषा है ना उसका यूज़ करते हैं अपनी पोइट्री में। ये एलिजाबेथन के जो राइटर ना बहुत ही सहज, बहुत लिरिकल लहजे में, जो एलिजाबेथन राइटर थे, एलिजाबेथन के जो पोएट्स थे वो अपनी पोइट्री में कैसा यूज़ करते थे, बहुत लिरिकल वे अपनाते थे। तो ये उन चीज़ से बचते थे, ये लिरिकल वे अपनाते नहीं थे, ये बल्कि जो एवरीडे लैंग्वेज है, रोज़मर्रा की भाषा का यूज़ करते थे अपनी पोइट्री में, ये ध्यान रखना है। हिज रिदम मिमिक नेचुरल स्पीच, इनकी जो रिदम थी, इनकी पोइट्री की जो रिदम होती थी ना वो नेचुरल स्पीच की नकल करती थी, जिसमें इरेगुलर मीटर एंड अब्रप्ट शिफ्ट देखने को मिलता था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ इनके की वर्क्स हैं, ठीक है, कुछ इनके वर्क्स हैं जो इम्पोर्टेंट वर्क्स, ये देख लीजिएगा। इसी में मैं पढ़ा दे रही हूँ, बाकी जो पोएम होंगी ना वो, जैसे यहाँ पे मैंने पोएम भी लेके आई हूँ। अब चूँकि जो मेन पॉइंट है इसका पीडीएफ मिलेगा, आप खुद पढ़ लेना पूरा। जो मेन पॉइंट है वो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप पीडीएफ ले लीजिएगा, या नोट्स बना रहे हो तो नोट्स सबसे बेहतर है। पीडीएफ से अच्छा रिकमेंड करूँगी कि आप अपना नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। नोट्स भी बनाएंगे तो उससे आपको और भी याद हो जाएगा, आपकी राइटिंग भी सही होगी, क्योंकि आपको मेंस भी देना है, तो नोट्स ही बनाएंगे वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे दिया भी है, पोएम कहाँ गई, बहुत लंबा है थोड़ा सा, यहाँ से पोएम स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने सोचा कि इसमें पोएम भी करा दूँ, लेकिन लग नहीं रहा है कि पोएम करा पाऊँगी। पोएम है, इसी में पोएम भी पढ़ाना सोच रही थी, ठीक है। इसके मेन पॉइंट्स मैं बता दे रही हूँ, इनके वर्क्स भी बता दे रही हूँ। मैंने भी बताया कि ये कौन, अभी तो कैरेक्टरिस्टिक चल रहा था कि उनकी पोइट्री में वो कौन सी विशेषताएँ हैं, मतलब वो अपनी पोइट्री में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं उनके कुछ की वर्क्स भी देख लेते हैं, फिर यहीं पे एंड कर दूंगी क्लास को, इसके बाद नेक्स्ट में उसको देख लेंगे, ठीक है। अब डन के जो वर्क है ना वो टू मेन कैटेगरीज के हैं, एक लव पोइट्री के हैं, एक रिलीजियस पोइट्री का। हमने ऊपर पढ़ा लव पोइट्री कौन से एरा में आया था वो भी ध्यान रखना है, और रिलीजियस पोइट्री कौन से एरा में आया था वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। एंड बोथ रिच इन इमेजरी एंड थॉट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों ही जो है ये बहुत ही कल्पना और विचार से भरपूर हैं, दोनों ही इनकी, चाहे लव पोइट्री हो, चाहे रिलीजियस पोइट्री हो, इमेजरी एंड थॉट से भरी हुई है। तो आज यहाँ देखते हैं इनकी लव पोइट्री। सबसे पहले देखते हैं इनकी लव पोइट्री में, जैसे इसकी लव पोइट्री इनकी सॉन्ग एंड सोनेट का कलेक्शन था उसमें आई थी, जैसे कि द कैनोनाइजेशन, ये लव पोइट्री है, ध्यान रखना है, लव पोइट्री है। कैनोनाइजेशन का हिंदी बोलेंगे तो संत बनाना, ठीक है, ये इनकी लव पोइट्री है। इनका थीम क्या है कैनोनाइजेशन का, डिफेंस ऑफ लव अगेंस्ट वर्ल्डली क्रिटिसिज्म। ये क्या करते हैं, जो संसारिक क्रिटिसिज्म है ना उसके खिलाफ अपने प्रेम को, अपने लव को डिफेंस करते हैं इसमें। जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे इसको। एंड नेक्स्ट क्या है, यूजेस रिलीजियस लैंग्वेज, ये कौन सी लैंग्वेज को यूज करते हैं, तो इसमें कैनोनाइजेशन सेंट्स फॉर सेकुलर लव, ये ध्यान रखना है। इसमें इन्होंने धर्म की भाषा का यूज़ किया, यानी कि संत बनाना, संत का यूज़ किया है, ठीक है, अपने प्रेम के लिए। फेमस लाइन क्या है कैनोनाइजेशन की, तो वी डाई एंड राइज द सेम एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव। तो ये इसकी फेमस लाइन है कि हम मरते हैं और फिर से जी उठते हैं और इस प्रेम से रहस्यमयी साबित होते हैं। तो यहाँ पे डाई शब्द का दो मतलब है, वैसे पोएम में पढ़ेंगे तो बताऊंगी मैं, डाई शब्द का दो मतलब है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो ये हो गया कैनोनाइजेशन, ठीक है, ये लव पोइट्री। दूसरा लव पोइट्री कौन सी है, अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, यानी कि वैलेडिक्शन मतलब विदाई, फॉरबिडिंग मॉर्निंग मतलब शोक मनाना मना है। तो इसकी जो थीम है वो स्पिरिचुअल लव है दैट ट्रांसेंड फिजिकल एब्सेंस। इसमें जो आध्यात्मिक प्रेम को जो शारीरिक अनुपस्थिति में परे है,
ठीक है, यानी कि स्पिरिचुअल लव के बारे में बताया गया है। मेटाफिजिकल कंसीट का इन्होंने इसमें यूज़ किया है, कंपास इमेज फॉर द लवर्स सोल। मैंने अभी जस्ट बताया है कंपास इमेज, यानी कि कंपास की तुलना दो प्रेमी की आत्माओं की तुलना वो कंपास के उस ज्योमेट्री के कंपास से करते हैं, जो मैंने भी बताया। इसका टोन क्या है, जेंटल है, फिलोसफिकल है, कंफर्टिंग है, ये ध्यान रखना, कंफर्टिंग है इसकी टोन, ठीक है। वैलिडिक्शन फॉर मैडिंग मॉर्निंग की। ये हो गया दूसरा वर्क इनकी लव पोएट्री का। ओके, बहुत ही जेंटल है इसका टोन, कैसा, बहुत जेंटल है, बहुत फिलोसफिकल, दार्शनिक चीज़ें हैं, बहुत कंफर्टिंग है। तीसरे नंबर पे इनका आएगा जो लव पोएट्री है, द सन राइजिंग। द सन राइजिंग मतलब उगता हुआ सूरज। इसकी थीम क्या है, लवर्स वर्ल्ड वर्सेस एक्सटर्नल वर्ल्ड, यानी कि जो प्रेमियों की दुनिया और बाहरी दुनिया, इन दोनों के बीच में इन्होंने कंपैरिजन की है इसमें द सन राइजिंग में, ठीक है। बोल्डली स्कोल्ड सन फॉर डिस्टर्बिंग डियर लव, इसमें ये क्या करते हैं, सूरज को, जो सूरज है ना उसको डांटते हैं ताकि हमें प्यार करने में डिस्टर्ब ना करे, यानी कि इसमें पोएट जो है ना बहुत ही बोल्ड रूप से सूरज को उनके प्रेम में खलल डालने के लिए डांटते हैं, ठीक है। प्लेफुल है, विटी है, सेल्फ कंटेंट है, यूनिवर्स ऑफ लव है, चंचल मजाकिया और प्रेम से बनी एक आत्मनिर्भर दुनिया का चित्रण ये इस पोएम में हमें देखने को मिलता है। चौथा जो इनका लव पोएट्री है, द फ्ली, ठीक है, ठीक है। अगला जो इनका लव पोएट्री है वो द फ्ली है। फ्ली क्या होता है, जिसको हम हिंदी में पिस्सू बोलते हैं। ये एक ना पंखहीन कीट होता है जो पशुओं या मनुष्यों के शरीर में, यानी कि कोई मतलब मनुष्य के शरीर में या पशु के शरीर में बसेरा बना लेता है, घुस जाता है और काट लेता है। काटने से क्या होता है, खुजलाहट होती है, उसको हिंदी में पिस्सू बोलते हैं, फ्ली, ये याद रखना है। तो इनका लव पोएट्री ये भी है, पिस्सू। इसका विषय क्या है, इसका थीम क्या है, तो सेडक्शन थ्रू लॉजिक, ठीक है, यानी कि तर्क के माध्यम से ये प्रलोभन दिखाते हैं। फ्ली जो है हैविंग बिटन बोथ लवर्स सिंबलाइज यूनियन ऑफ दियर ब्लड, ठीक है। इसमें क्या कर, इसमें ये किसकी इसमें भी मेटाफिजिकल कंसीट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो पोएट हैं, जो उनकी बिलवेड है, वो दोनों क्या करते हैं, इंटीमेट होने की बात करते हैं, लेकिन फ्ली काट लेता है दोनों को, दोनों लवर्स को फ्ली काट लेता है, जिसने दोनों प्रेमियों को काटा है, और दोनों प्रेमियों का जो खून है उस फ्ली में चला जाता है। तो यहाँ पे पोएट्स कहते हैं कि हम दोनों का जो खून है उस फ्ली में चला गया है, तो वहाँ पे जब हम दोनों का खून चला गया है तो वो ऐसे भी एक हो गया है, ठीक है। तो इस तरह का ये दकियन उसे कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। यूजेज मॉक रिलीजियस एंड मॉरल रीजनिंग टू परसुएड, ये ध्यान रखना, मतलब यहाँ पे पोएट अपनी प्रेमिका को मनाने के लिए नकली धार्मिक और नैतिक तर्क का भी यूज़ करने लग जाते हैं। तो ये थी इनकी लव पोएट्री। अब इनका रिलीजियस पोएट्री देखेंगे, हॉली सोनेट, डिवाइन मेडिटेशन। सबसे पहले हॉली सोनेट आएगा, ये ध्यान रखना है, ये इनकी हॉली सोनेट है, डेथ बी नॉट प्राउड। इसकी थीम क्या है, डेथ पावर्स इज इलोजरी, इटर्नल लाइफ अवेट्स। टोन इसका क्या है, बोल्ड है एंड कन्फ्रंटेशनल है, ये ध्यान रखना है। हॉली सोनेट, ये ध्यान रखना है, यानी कि डेथ बी नॉट प्राउड, मृत घमंड मत करो। इसका विषय क्या है, इसकी थीम क्या है कि डेथ की शक्ति, मतलब जो डेथ की शक्ति है, जो मृत है वो एक भ्रम है, क्योंकि जो इटर्नल वेट, यानी कि जो आत्मा के लिए एक इटर्नल जीवन अभी इंतज़ार कर रहा है, कुछ इस तरह का इसकी थीम है। अब रिलीजियस पोएट्री है तो रिलीजियस ही बातें करेंगे। टोन इसकी क्या है, बोल्ड बहुत है, ठीक है। टोन इसका क्या है, बहुत साहसी है और टकरावपूर्ण है, ये ध्यान रखना। फेमस लाइन इसकी क्या है, डेथ दाउ शैल्ट डाई, ये इसकी फेमस लाइन है, डेथ तू मर जाएगी, कुछ इस तरह का, ठीक है। फिर हॉली सोनेट, ये ध्यान रखना, मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, इसको कहते क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न। ये 10 है, हॉली सोनेट 10 है, एंड ये एक मिनट में खुद ही देखती हूँ, ये 10 है एंड ये 4 है, तो आई थिंक 14 है, ठीक है। आप लोग बताइएगा ये है क्या, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। तो हॉली सोनेट आई थिंक ये 14 ही है, बताना ज़रूर हाँ कमेंट सेक्शन में। बेटर माई हार्ट 3% गॉड, तो ये हॉली सोनेट, ये रिलीजियस पोएट्री है हॉली सोनेट। इसकी थीम क्या है, हॉली सोनेट 14, थीम क्या है, स्पिरिचुअल रेन्यूअल, वायलेंट प्ली फॉर डिवाइन इंटरवेंशन। टोन इसका क्या है, वायलेंट पैराडॉक्सिकल होता है इसका टोन, ये ध्यान रखना है। इसकी थीम और ये सारी चीज़ें अपनी याद रखनी है, ठीक है। इसका थीम, इसका टोन, इनके पोएट की, इनकी पोएम की, ठीक है। तो इनकी जो थीम है स्पिरिचुअल रेन्यूअल है, यानी कि आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए ईश्वर से एक हिंसक याचिका है। इसमें ये ईश्वर से बातें करते हैं, ईश्वर से एक याचिका करते हैं, ठीक है। टोन क्या है, वायलेंट है एंड पैराडॉक्सिकल है, यानी कि वायलेंट है और इसमें विरोधाभासी बात भी करते हैं। इमेजरी क्या है, गॉड्स एज रेविशर हु मोस्ट फोर्सफुली रीशेप द स्पीकर। तो इसकी इमेजरी क्या है कि इसमें ईश्वर एक ऐसे प्रेमी के रूप में है जो स्पीकर को ज़बरदस्ती नया आकार देते हैं, कुछ इस तरह है। नेक्स्ट जो है थर्ड, जो आपका रिलीजियस पोएट्री है, हिम टू गॉड द फादर,
हिम टू द गॉड फादर, ईश्वर पिता के लिए भजन। इसकी थीम क्या है, तो पर्सनल गिल्ट एंड होप फॉर डिवाइन मर्सी, यानी कि पर्सनल गिल्ट है, होप है, पर्सनल अपराध बोध है, ईश्वरीय दया की आशा इसमें ये करते हैं। पन है इसमें, पन एंड डन शो लिंग्विस्टिक प्लेफुलनेस इन स्पिरिचुअल एगनी। तो इसमें डन यानी कि डन और डन, यानी कि ये जो डन ये तो नाम है, और एक डन जो किया गया पाप है, दो है यहाँ पे पन की बात हो रही है। एक डन तो नाम है, एक डन जो है किया गया पाप, उसकी बात कर रहे हैं जो आध्यात्मिक पीड़ा दिखाती है। तो इसमें दोनों बातें इसमें इन्होंने बात की है, ठीक है। डन एंड डन यानी कि किया गया पाप, जो कि एक पन है। तो एक आध्यात्मिक जो पीड़ा है, जो दुख है, जो एगनी है, उसके बारे में इसमें दिखाया गया है, ठीक है। इनके कुछ प्रोज वर्क्स हैं, ये ध्यान रखना है। प्रोज वर्क्स इनके कौन कौन से हैं, सरमन्स यानी कि उपदेश, इसकी फेमस फॉर इंटेलेक्चुअल डेप्थ एंड रिटोरिकल ब्रिलियंस, ये ध्यान रखना है, अपनी बौद्धिक गहराई, शानदार भाषण कला के लिए ये फेमस है इनका प्रोज वर्क सरमन्स। टच ऑन थीम ऑफ मोर्टैलिटी, रिपेंटेंस एंड सैल्वेशन, इसकी थीम क्या है, तो इन्होंने इस पे किस पे लिखा है, डेथ पे लिखा है, पश्चाताप पे लिखा है, मोक्ष जैसे विषयों पर बात की है। इसमें इन्होंने सरमन्स में इन्होंने मोर्टैलिटी कि पश्चाताप क्या होता है, सैल्वेशन क्या होता है, एंड डेथ क्या होता है, इस विषय पर इन्होंने बात की है, ठीक है। दूसरा देखेंगे डिवोशनल अपॉर इमरजेंट ओकेशन, जो कब आया था, 1624 में आया था। ये एक गंभीर बीमारी, ठीक है, बीमारी के दौरान जब ये गंभीर बीमारी में थे तो उस समय इन्होंने ये चीज़ें लिखी थी, ठीक है। रिटन ड्यूरिंग सीवियर इलनेस, कंटेन्स द फेमस लाइन, इसकी फेमस लाइन यही है, नो मैन इज़ एन आइलैंड इंटायर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये इसकी फेमस लाइन है। नो मैन इज़ एन आइलैंड इंटायर ऑफ इटसेल्फ, कोई भी आदमी एक द्वीप नहीं है, वो अपने आप में ही कंप्लीट है, ठीक है। रिफ्लेक्ट ऑन ह्यूमन इंट्रो कनेक्टनेस एंड मोर्टैलिटी, तो ये किसके बारे में बात करते हैं, मोर्टैलिटी के बारे में बात करते हैं, ये ध्यान रखना है, ह्यूमन का। तो ये थी इनकी प्रोज वर्क्स कुछ, ठीक है। बाकी ये तो हमने कल ही पढ़ा था, टी.एस. इलियट 20वीं सेंचुरी में क्या किए थे, 18 और 19 सेंचुरी में इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना है। डन जो है, डन का जो रेपुटेशन था वो डिक्लाइन हो गया था 18 एंड 19 सेंचुरी में, यानी कि जो रोमांटिक पीरियड आ गया था उसके बाद डन का जो रेपुटेशन था, रोमांटिक पीरियड मतलब ये 17 सेंचुरी के थे, जब नए से 18-19 पीरियड आता है, यानी कि जब आपके रोमांटिक पीरियड आते हैं तो इनका गिरावट आ जाता है उस समय। उसके बाद 20th सेंचुरी में जब टी.एस. इलियट आते हैं, टी.एस. इलियट इनकी पोइट्री पढ़ते हैं, इनको सही लगता है कि ये लोग थॉट्स एंड इमोशन को मिला के लिखते हैं, इनकी पोइट्री में सब कुछ हमें कॉम्बिनेशन मिलता है, मिश्रित मिलता है। तो ये क्या करते हैं, फिर से रिवाइव करते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स को, कौन, आपके टी.एस. इलियट। तो ये मैंने भी कल ही बताया है, ठीक है। बाकी इसमें और आपको क्या इम्पोर्टेंट है, अब ये कैनोनाइजेशन की बात आ गई, देखिए पोएम की यहाँ पे बात आ गई है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो ही गया है, अब बचा सिर्फ आपका पोएम, तो मैं इसी में पोएम पढ़ा दूँ या फिर नेक्स्ट में, यहाँ से आपकी पोएम का स्टार्ट हो जाएगा। द कैनोनाइजेशन जॉन डन का, ठीक है। तो ये उनकी बायोग्राफी थी, शॉर्ट बायोग्राफी, कैसे उनके वर्क थे, कैसे वो वर्क लिखते थे, रिलीजियस पोइट्री में क्या लिखते थे, लव पोइट्री में क्या लिखते थे। तो लव पोइट्री उनके कौन से एरा में आई थी, कौन सा वो एरा था, जैक द रिक, फिर डॉक्टर डन एरा था, उसमें क्या आया था, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शायद, एक मिनट, इनके फादर, अच्छा हाँ, फादर का नाम मैंने नहीं बताया है, इसमें शायद छूट गया है वो, तो याद रखना है, इनके फादर का नाम भी जॉन डन ही था, ठीक है। फादर नेम जो इनका था ना, मतलब फादर्स नेम, इनके फादर का भी नाम क्या था, जॉन डन ही था, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ओके, जॉन डन थे। और इनकी मदर का नाम क्या था, तो मदर का भी याद रखना है, मदर का एलिजाबेथ हेवुड थे, एलिजाबेथ हेवुड, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये अपने ध्यान, उनके पिता थे, उनके पिता का भी नाम जॉन डन था, और इन्होंने शादी, उनके पिता ने शादी किससे की थी, एलिजाबेथ हेवुड से की थी, और ये वेल्स के ना वंश के थे, और लंदन शहर में एक आयरमैन मॉन्क्स कंपनी के वार्डन भी थे उनके पिता, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अब पिता होता की बात तो हो ही जाएगी, इसमें इम्पोर्टेंट है पॉइंट्स, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इनकी पिता की डेथ कब होती है, ठीक है, जो छूट जा रहा है वो मैं बता दे रही हूँ, पिता की डेथ कब होती है, तो पिता की जो डेथ होती है ना, फादर्स डेथ, इनके फादर की डेथ कब होती है, 1576 में,
ये ध्यान रखना है। जब डन कितने साल के थे? जब 4 साल के थे, तभी इनके फादर की डेथ हो जाती है। और उनकी जो माँ है एलिजाबेथ, वो बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी अकेले आ गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। हेवुड जो उनकी माँ थी ना एलिजाबेथ हेवुड, वो भी एक रोमन कैथोलिक परिवार से ही थी। ठीक है, एक ड्रामेटिस्ट थे, जॉन हेवुड की बेटी थी, जूइस पुजारी थे। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये मुझे नहीं लगता कि अब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें होंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत बायोग्राफी आपको जानना ज़रूरी है। इनके बच्चे कितने थे? तो 6 बच्चे थे, यानी कि इनके फादर जो जॉन हुड और एलिजाबेथ हेवुड के जॉन डन और एलिजाबेथ हेवुड के कितने बच्चे थे? जो 6 बच्चे थे, 6 बच्चे थे, और तीसरे नंबर पे डन थे। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और कुछ छूटेगा तो हम देखेंगे, लेकिन इसी में मैं पोएम करा दे रही हूँ, क्योंकि 40 मिनट्स हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। अब पोएम कराऊंगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा। सब हमने देख लिया है, चलो कराई देती हूँ, है ना। एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा आपका बायोग्राफी एंड पोएम, तो मैं करा ही दे रही हूँ। तो दी कैनोनाइजेशन बाय जॉन डन देख लेते हैं, इसी में पढ़ लेते हैं। इनका पब्लिकेशन एंड कंटेक्चुअल फैक्ट अगर देखेंगे तो दी कैनोनाइजेशन अगेन बताया कि जॉन डन ने ही लिखा है। जॉन डन का ये लाइफ टाइम अभी मैंने बताया ऊपर। ये एक लीडिंग पोएट हैं जैकोबियन एरा के एंड द फोरमोस्ट फिगर मेटाफिजिकल पोइट्री के। तो जैकोबियन एरा के ये लीडिंग पोइट है, और मेटाफिजिकल पोइट्री के ये सबसे इम्पॉर्टेंट पोएट्स हैं, इम्पॉर्टेंट फिगर थे। ये तो ये ध्यान रखना है। अब कैनोनाइजेशन का कंपोजिशन कब हुआ? डेट ऑफ कंपोजिशन तो लाइकली कंपोज इन 1590s अर्ली 60s। ठीक है, 1590s एंड अर्ली 16s ड्यूरिंग द फेज व्हेन डन वाज नोन एज जैक डन, विटी एम्ब्रस एंड सेकुलर बिफोर बिकमिंग डीन डन अ रिलीजियस प्रीचर। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये पोयम पॉसिबिलिटी है, संभवतः है कि 1590 के दशक या 1600 की शुरुआत में लिखी गई थी ये पोयम। तो ये ध्यान रखना है, 1590 के दशक या 1600 के दशक की शुरुआत में ही लिखी गई थी। ये वो दौर था जब डन को क्या कहा जाता था? जैक डन के नाम से जाना जाता था। जब ये पोयम लिखी गई तो उस समय वो एरा था, वो दौर था जब डन को जैक डन के नाम से जाना जाता था। उस समय डन कैसे रहते थे? बहुत ही विटी टाइप के, बहुत ही एमरस थे, बहुत ही सेकुलर थे, यानी कि मजाकिया, आशिक मिजाज और संसारिक थे उस समय, जब इनको जैक डन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बिफोर बिकमिंग डीन डन अ रिलीजियस प्रीचर, एक रिलीजियस प्रीचर बनने से पहले का ये टाइम था। इनको ना जैक डन के नाम से जाना जाता था। ये बहुत ही आशिक मिजाज टाइप के थे, बहुत ही मजाकिया टाइप के थे, बहुत संसारिक टाइप के थे, लेकिन बाद में ये क्या बन गए? एक रिलीजियस प्रीचर बन गए। तो ये ध्यान रखना है। तब ये पोयम आई थी। फिर डेट ऑफ पब्लिकेशन की अगर बात करें तो 1633 में ये पोयम आई थी, पॉस्टुमसली ये पोयम आई थी। ठीक है, इन द कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट की कलेक्शन में ये पोयम आई 1633 में। आफ्टर डेथ, इनके डेथ के बाद ये पोयम पब्लिश हुई थी। कौन से कलेक्शन में? सॉन्ग्स एंड सोनेट की कलेक्शन में। ठीक है, पब्लिश हुई थी, ये ध्यान रखना है। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम डन्स पोयम सर्कुलेटेड ओनली इन मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म अमंग सेलेक्ट कोटरी ऑफ एडमायरर्स। जब जिंदा थे डन तो उनकी जो पोयम थी ना, सिर्फ कहाँ तक थी? उनकी पोयम की जो मैन्युस्क्रिप्ट है, केवल मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में ही उनके जो प्रशंसक थे वो एक चुनिंदा समूह के बीच ही घूमती थी। यानी कि उनके लाइफ टाइम में अगर देखा जाए, जब वो जिंदा थे तो उनकी जो पोयम्स थी एक मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में जो उनके प्रशंसक रहते थे वही सिर्फ पढ़ते थे, वही सिर्फ सुनते थे। ठीक है, जब वो जिंदा थे। लेकिन आफ्टर डेथ क्या हुआ? इनकी ये पोयम कैनोनाइजेशन 1633 में सॉन्ग्स एंड सोनेट्स कलेक्शन में पब्लिश हुई। इसका जॉनरा क्या है? तो ये ध्यान रखना, इस पोएम का जॉनरा क्या है? तो ये मेटाफिजिकल लव लिरिक है, आल्सो क्लासिफाइड ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ये भी ध्यान रखना है। एक तो ये लव लिरिक है, मेटाफिजिकल लव लिरिक है। दूसरा कहा जाता है कि एक टाइप का ये ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है। एज द स्पीकर एड्रेसेस अ साइलेंट क्रिटिक डिफेंडिंग हिज लव। इसमें इस पोएम में क्या होता है? जो डन है, जो स्पीकर है, वो एक साइलेंट क्रिटिक को एड्रेस करते हैं। ठीक है, अपने प्रेम को बचाव के लिए, अपने प्रेम की बचाव करने के लिए, तो वो एक साइलेंट क्रिटिक को एड्रेस करते हैं और अपने प्रेम का बचाव करते हैं इस पोयम में। तो ये जॉनरा हो गया। इस पोयम की लैंग्वेज कैसी यूज़ हुई है तो ये भी ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर अगर हम देखें, स्ट्रक्चर इसका, इस पोयम का, तो द पोयम हैज़ 5 स्टैंजाज। ये जो पोयम है 5 स्टैंजाज में है। प्रत्येक स्टैंजा कितनी लाइन में है? 9 लाइन में है, ये ध्यान रखना है। एंड दिस सिमेट्रिकल एंड कंट्रोल डिज़ाइन मिरर्स द इंटेलेक्चुअल प्रिसीजन ऑफ डन्स पोएटिक वॉइस।
तो ये भी ध्यान रखना है। इसमें सिमेट्रिकल और जो कंट्रोल डिज़ाइन है, डन की बौद्धिक सटीकता दिखती है। मतलब इस पोयम में डन का जो इंटेलेक्चुअल विज़न है वो इस पोयम में देखने को मिलता है। जो उनका बौद्धिक विज़न है वो साफ साफ इस पोयम में देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 स्टैंजा है इसमें, अपर लाइन पर स्टैंजा जो है वो 9 लाइन्स का है। इसकी राइमिंग स्कीम भी याद रखना है आपके कि ईच स्टैंजा फॉलो द पैटर्न। प्रत्येक स्टैंजा जो है वो इस पैटर्न को फॉलो करता है। A B B A डबल ट्रिपल C डबल D, बहुत इजी है। अब्बा ट्रिपल C डबल D, इस तरह याद रख सकते हो। इस तरह सिंपल है याद रखना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसकी राइमिंग स्कीम जरूर याद रखना ना, क्योंकि पोएम को भाई डिफाइन किया गया है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लिखा भी जा सकता है। ठीक है, मेंस में या प्री में। तो अब्बा ट्रिपल C डबल D ये याद रखना है। ठीक है, और इसमें मीटर कौन सा यूज़ हुआ है ये ध्यान रखना। कॉम्प्लेक्स राइम है, कंट्रीब्यूट टू द आर्गुमेंटेटिव फोर्स द पोयम है। ठीक है, तो इस पोयम में ना एक कॉम्प्लेक्स राइम यूज़ होती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स राइम जो पोयम की तर्कपूर्ण शक्ति को बढ़ाती है, आर्गुमेंटेटिव फोर्स को बढ़ाती है। एक कॉम्प्लेक्स राइम है इसमें, कॉम्प्लेक्स राइम है, ये ट्रिपल C है, फिर डबल D है। फिर मीटर कौन सा इसमें यूज़ हुआ है तो ये ध्यान रखना, आयम्बिक पेंटामीटर इसमें यूज़ हुआ है। प्राइमरली मेनली अगर देखा जाए तो आयम्बिक पेंटामीटर ही यूज़ हुआ है, यानी कि पर लाइन में 10 सिलेबल मिलते हैं, उन्हें आयम्बिक पेंटामीटर कहा जाता है, तो इसमें यूज़ हुआ है। लेकिन बीच बीच में इन्होंने आयम्बिक टेट्रामीटर का भी यूज़ किया है। क्यों? ताकि टोनल वेरिएशन के लिए, ठीक है, रिदम में अलगाव लाने के लिए इन्होंने आयम्बिक टेट्रामीटर का भी यूज़ किया है। ये भी इंटरमिक्स्ड मिलता है हमें, आयम्बिक टेट्रामीटर भी मिलता है। आयम्बिक टेट्रामीटर मतलब पर लाइन 8 सिलेबल, ये ध्यान रखना है। ठीक है, टेट्रा मतलब ये होता है 4 और पेंटा मतलब 5। दिस क्रिएट्स अ नेचुरल एट फोर्सफुल रिदम सुटेबल फॉर पैशनेट स्पीच। तो ये क्या करता है, एक नेचुरल एट फोर्सफुल रिदम को क्या करता है, क्रिएट करता है। ठीक है, इसमें एक मतलब ये एक स्वाभाविक होती है लेकिन शक्तिशाली एक रिदम बनती है, जो क्या करता है, एक पैशनेट स्पीच के लिए सुटेबल है। खैर, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ पे भी मैंने पेन किया है, पेन से लिखा है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब ये पोयम ना ड्रामेटिक ओपनिंग है, यानी कि मीडियाज रेस से स्टार्ट होती है। मैंने कहा ना ऊपर, इनकी ड्रामेटिक क्वालिटी क्या है, इनकी ड्रामेटिक क्वालिटी यही है कि इनकी पोयम अचानक से स्टार्ट हो जाती है, ऑल ऑफ सडन इनकी पोयम स्टार्ट हो जाएगी। अगर रीडर पढ़ रहा है तो रीडर, ऐसा क्यों होता है, रीडर पढ़ रहा है तो रीडर को लगेगा कि पहले से कोई बहस हो रही थी पोयम में, और ऐसा क्यों होता है, अचानक से क्यों शुरू होती है, ताकि रीडर को बांधे रखे, रीडर को तुरंत ही, मतलब रीडर का ध्यान तुरंत आकर्षित करने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए स्टार्ट होता है एब्रप्टली एंड ड्रामेटिकली, यानी कि मीडियाज रेस से इनकी पोएम स्टार्ट होती है, यानी कि अचानक से इनकी पोएम स्टार्ट होती है। सजेस्टिंग अर्जेंसी एंड एक्सपेक्टेशन, ये ध्यान रखना है। तो इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे पोएम स्टार्ट हो रही है, ये चीज़ें सारी इसमें बताई गई हैं। तो इसको ना मिलेगा PDF, तो आप पढ़ लेना, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए फिर PDF मिलेगा, वो आप पढ़ लेना। अब यहाँ पे हम पोयम को जल्दी से देख लेते हैं, पोयम में ये क्या बोल रहे हैं, जल्दी से पोयम के बारे में पढ़ ले रहे हैं। तो पोयम मतलब दी कैनोनाइजेशन, ठीक है, संत बनाना। जॉन डन की पोयम है ये, ध्यान रखना है। इसमें ये क्या कहते हैं, ये एक बहुत ही शक्तिशाली तर्क है इस पोयम, मतलब ये जो पोयम है ना, एक शक्तिशाली तर्क है, जिसमें पोएट क्या कहते हैं, अपने प्यार का, अपने लव को डिफेंड करते हैं, यानी कि अपने लव का बचाव एक क्रिटिक के खिलाफ करते हैं। वो कहते हैं कि उनका जो प्यार है ना, इतना शुद्ध है, इतना आध्यात्मिक है कि उसे और उसकी प्रेमिका को सेंस ऑफ लव बना देना चाहिए। उसे और उनकी प्रेमिका को क्या बना देना चाहिए, सेंस ऑफ लव बना देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्यार है वो बहुत ही पाक साफ है, बहुत ही शुद्ध है, एक सेंट की तरह है, जैसे कि एक संत होते हैं उसी तरह हमारा भी प्यार है। कुछ इस तरह के इन्होंने कंपैरिजन की है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 5 स्टेंजा है, अपर स्टेंजा 9 लाइन्स का है, जल्दी से कर लेते हैं। कहते हैं फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। क्या रहे हैं, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव आर चाइल्ड माई पैल्सी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, आर चाइल्ड माई पॉलिसी और माई गाउट, माई 5 ग्रे हेयर्स आर रूइंड फॉर्चून फ्लाउड, विद वेल्थ योर स्टेट योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव, टेक यूर कोर्स गेट यूर प्लेस। ठीक है, प्लेस ऑब्जर्व हिज ऑनर ऑन हिज ग्रेस और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्पेड फेस, कंटम्पलेट वॉट यू विल अप्रूव सो यू विल लेट मी लव। देखिए इनकी राइमिंग स्कीम कैसे बनती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे लव है ना, मैंने अभी बताया आपको कैसे याद करना है। देखिए यहाँ पे लव है, ये A हो गया, उसके बाद ये आपका ये B हो गया,
गाउट फ्लाउट एक दूसरे से राइम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, साउंड सेम निकल रही है, तो यानी कि ये भी बी है। उसके बाद फिर लव इम्प्रूव ये आपका ए हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लेस ग्रेस, अब ए बी बी ए, उसके बाद आपका क्या आया था, आपका सी आएगा, तो यहाँ पे ये सी का बन गया। प्लेस एंड ग्रेस एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सी है। फिर प्लेस ग्रेस फेस, तीनों एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी सी है, यानी कि ट्रिपल सी हो गया। उसके बाद अप्रूव एंड लव एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी राइम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डी हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल गया ए बी बी ए ट्रिपल सी डबल डी, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। इसी तरह बाकी स्टैंजा में भी इसी तरह राइम स्कीम होती है, ठीक है। खैर अब इस पे पोएम पे आएंगे। पोएम पे क्या कह रहे हैं कि फॉर गॉड्स सेक, भगवान के लिए, होल्ड योर टंग, अपना मुंह बंद करोगे, एंड लेट मी लव, अब मुझे प्यार करने दोगे। तो यहाँ पे जो पोएट है वो गुस्से से अपनी बात शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए शुरू कैसा हुआ, एब्रप्ट, बीच से शुरू हुआ। कह रहे हैं कि भगवान के लिए अपनी टंग बंद करो, यानी कि अपना मुंह बंद करो और मुझे प्यार करने दो। इसका मतलब आपको क्या लग रहा है? लग रहा है कि पहले से कोई आर्गुमेंट हो रहा होगा या पहले से कोई बातचीत हो रही है, जहाँ बीच से ये स्टार्ट हो रही है ना पोयम, यानी कि रीडर को पकड़ने के लिए ये होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव और चाइल्ड माई पैल्सी और माई गाउट फॉर माई ग्रे हेयर्स एंड रूइन फॉर्चून फ्लाउट। कह रहे हैं पोएट जो है वो गुस्से से अपनी बात शुरू करते हैं और किसी क्रिटिक, यहाँ पे किसी क्रिटिक को वो एड्रेस कर रहे हैं। मैंने कहा ना ये पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है, तो जिस क्रिटिक की वो बात कर रहे हैं वो चुपचाप है। अब वो क्रिटिक हो सकता है उनका कोई दोस्त भी हो सकता है। तो कह रहे हैं कि भगवान के लिए, ईश्वर के लिए अपनी ज़बान बंद रखो एंड लेट मी लव, और मुझे प्यार करने दो, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी आलोचना ही करनी है तो किससे करो, माई 5 ग्रे हेयर्स आर रूइन फॉर्चून फ्लाउट विद वेल्थ योर स्टेट योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव। यहाँ पे ना जो कवि हैं, जो पोएट हैं, वो एक साइलेंट लिसनर हैं। अब वो साइलेंट लिसनर शायद उनके दोस्त हो सकते हैं, वो क्रिटिक हैं जिनको वो एड्रेस कर रहे हैं, उनको प्यार करने में शायद वो बार बार उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि भगवान के लिए अपनी ज़बान बंद रखो। वो अपने दोस्त से या क्रिटिक से कह रहे हैं, और मुझे प्यार करने दो। फिर आगे कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी आलोचना ही करनी है तो मेरी बीमारियों का करो। जैसे कि मेरी बीमारियां क्या है, ग्रे हेयर्स है, रूइन फॉर्चून फ्लाउट है, विद योर स्टेट योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव, यानी कि मेरी बीमारियों का करो। जैसे मेरी बीमारियां लकवा या गठियाँ, मेरे बुढ़ापे, मेरे 5 सफ़ेद बाल, मेरी गरीबी, यानी कि मेरा रूइन फॉर्चून, यानी कि मेरी बर्बाद किस्मत का मजाक उड़ा लो, ठीक है। ये बात वो कहते हैं, कौन, पोएट्स कहते हैं। किससे, उस क्रिटिक से, शायद उनका कोई दोस्त है, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, आगे भी देख लेते हैं। टेक योर कोर्स, गेट योर प्लेस, ऑब्जर्व इज ऑनर ऑन हिज ग्रेस और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्पेड फेस, कंटम्पलेट वॉट यू विल अप्रूव सो यू विल लेट मी लव। आगे कहते हैं, आगे वो क्रिटिक को सलाह देते हैं, पोएट्स उस क्रिटिक को, शायद वो उनका दोस्त है, उसको सलाह देते हैं कि टेक योर कोर्स, कि जाओ तुम अपने लिए धन दौलत कमाओ, ठीक है। क्या कहते हैं कि यहाँ से है विद वेल्थ योर स्टेट योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव, कहते हैं कि तुम जाओ और अपने लिए धन दौलत कमाओ, ठीक है। आगे क्या कहते हैं कि आर्ट्स इम्प्रूव, यानी कि कला से अपने दिमाग को बेहतर बनाओ। योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव, कला से अपने दिमाग को बेहतर बनाओ। टेक योर कोर्स, कोई नया काम शुरू करो। गेट यू अ प्लेस, यानी कि कोई पद हासिल करो, कोई पद हासिल करो। ऑब्जर्व इज़ ऑनर, यानी कि इसको क्या कह रहे हैं, किसी बड़े आदमी, ऑब्जर्व इज ऑनर या आर हिज ग्रेस आर द किंग्स रियल, यहाँ तक देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जाके अपना नया काम शुरू करो, कोई पद हासिल करो, किसी बड़े आदमी या राजा की चापलूसी करो। आर हिज स्टैम्प फेस, या फिर राजा के असली चेहरे। कंटम्पलेट, या फिर राजा के असली चेहरे या सिक्के पर छपे उसके चेहरे को निहारते रहो। व्हाट यू विल, तुम जो चाहे वो करो। अप्रूव, व्हाट यू विल अप्रूव सो यू विल लेट मी लव, तुम जो चाहे वो करो, बस मुझे प्यार करने दो, ठीक है। ये पोएट्स कह रहे हैं, किसे, उस क्रिटिक से कह रहे हैं, शायद वो उनका कोई दोस्त है। कह रहे हैं भगवान के लिए अपनी ज़बान बंद रखो और मुझे प्यार करने दो। और फिर आगे कहते हैं अगर तुम्हें मेरी आलोचना ही करनी है तो मेरी बीमारियों का करो। जैसे लकवा, फ्लाउट है, एंड ग्रे हेयर्स है, गाउट है। जैसे कि लकवा, मुझे कोई बीमारी लग जाए, लकवा हो या गठिया हो, या मेरे सफ़ेद बाल, यानी कि मेरे बुढ़ापे का, मेरी गरीबी का, इसका मजाक तुम उड़ाओ। फिर क्रिटिक आगे, फिर पोएट्स जो हैं वो क्रिटिक को सलाह देते हैं कि जाओ यहाँ से, मुझे प्यार करने दो, तुम जाओ अपने लिए धन दौलत कमाओ, कला से अपना दिमाग को बेहतर बनाओ,
कोई नया काम शुरू करो, कोई पद हासिल करो, किसी बड़े आदमी किसी राजा की चापलूसी कर जाके करो, लेकिन तुम कुछ भी करो, बस मुझे क्या करने दो, लेट मी लव, मुझे क्या करने दो, प्यार करने दो। तो इस लाइन में, इस स्टैंजा में जो पोएट है वो दुनिया की भौतिकवादी चीज़ें जैसे कि पद हो गया, पैसा हो गया, शक्ति हो गया, इन सभी को तुच्छ मत बताते हैं और अपने प्रेम को उन सभी से ऊपर रखते हैं। मतलब उनको सारी दुनिया की जो चीज़ें हैं, जो भी भौतिकवादी चीज़ें हैं, पैसा, पद, शक्ति, ये सब उनको तुच्छ लगता है। उनको क्या चीज़ें सही लगती हैं, अपने प्रेम को सबसे ऊपर रख रहे हैं। कह रहे ये सब चीज़ें जाओ तुम करो और मुझे क्या करने दो, प्रेम करने दो। तो अपने प्रेम को वो सबसे ऊपर रख रहे हैं इन सभी चीज़ों से। तो ये स्टैंजा में इन्होंने ये बात कही है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, आगे की स्टैंजा में हम आएंगे। कहते हैं अलास अलास हु इज़ इंजर्ड बाई माई लव, वॉट मर्चेंट शिप हैव माई शाई ड्राउंड, हु सेज माई टीयर्स हैव ओवरफ्लोड हिज ग्राउंड, वेन डिड माई कोल्ड्स अ फॉरवर्ड स्प्रिंग रिमूव, वेन डिड द हीट्स विच माई वेन्स फिल, एड वन मोर टू प्लेगी, ठीक है, प्लेगी बिल, सोल्जर फाइंड वर्ड्स, लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल, लिटिजियस मैन विच क्वेरल्स मूव, दो सी हैड आई डू लव। अब आगे क्या कहते हैं कि तुम मुझे आके यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे प्यार करने नहीं दे रहे हो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ यहाँ से जाओ। आगे कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ पे ना पोएट ना तर्क देने लगे हैं कि अच्छा एक बात बताओ कि जो मेरा प्यार है वो किसी के लिए हानिकारक तो नहीं है। वो एक सवाल उठा रहे हैं, यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं, मतलब एक सवाल कर रहे हैं। ठीक है, शायद उस क्रिटिक से ही कर रहे होंगे कि अच्छा एक बात बताओ, जो मेरा प्यार है क्या किसी के लिए हानिकारक है क्या, जो मैं प्यार कर रहा हूँ, हम दोनों, मैं अपनी बिलबेड से प्यार कर रहा हूँ, क्या किसी के लिए दुनिया को मतलब क्या दुनिया में नुकसान, इसके मतलब मेरे इस प्यार करने से दुनिया में किसी का नुकसान हो रहा है क्या। वहाँ पे ये सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं अलास अलास हु इंजर्ड बाई माई लव, हाय मेरे प्यार से किसी चोट पहुंची है क्या। व्हाट मर्चेंट शिप हैव माई शाइव ड्राउंड, मेरी आहों ने किसी मर्चेंट के जहाज़ को डुबोए हैं क्या। मेरी आहों यानी कि मेरी जो आह है वो किसी व्यापारी जहाज के डुबाए हैं क्या। हु सेज माई टीयर्स हैव ओवरफ्लोड हिज ग्राउंड, कौन कहता है कि मेरे आंसुओं ने उसकी ज़मीन पर बाढ़ ला दी है क्या, मेरे आंसुओं ने किसी की ज़मीन पर बाढ़ ला दी है क्या। व्हेन डिड माई कोल्ड्स एंड अनफॉरवर्ड स्प्रिंग रिमूव, मेरे प्रेम की ठंडक ने कब वसंत आने से रोका है क्या, मेरे प्रेम की ठंडक ने वसंत आने से रोक दिया है क्या। आगे क्या कहते हैं, एड मोर वन टू प्लेग बिल, मेरे शरीर की गर्मी कब प्लेग से मरने वालों की सूची में एक और नाम जोड़ा है क्या। मेरे शरीर की गर्मी, क्या वाकई में प्लेग से जो मर रहे हैं लोग वो मेरे शरीर की गर्मी से मर रहे हैं क्या, ऐसा कुछ हुआ है क्या। आगे कह रहे हैं सोल्जर फाइंड वर्ड्स, ठीक है, कहते हैं वो आगे कहते हैं कि दुनिया अपने तरीके से चल रही है, जैसे कि सोल्जर फाइंड वर्ड्स, सैनिक अभी भी युद्ध लड़ रहे हैं, एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल, वकील अभी भी झगड़ालू लोगों को ढूंढ रहे हैं, लिटिजियस मैन विच क्वेरल्स मोर। आगे क्या कहते हैं कि हमारे प्यार करने से दुनिया के किसी भी काम को कोई रुकावट नहीं आई है। लिटिजियस मैन विच क्वेरल्स मूव, दो सी एंड आई डू लव। तो आगे कहते हैं कि मेरे प्रेम की ठंडक कब वसंत आने को रोका है, मेरी शरीर की गर्मी ने कब प्लेग से मरने वालों की सूची में एक और नाम जोड़ा है। वो कहते हैं कि दुनिया अपने तरीके से चल रही है, जैसे कि सोल्जर जो हैं वो अभी भी युद्ध लड़ रहे हैं, वकील भी अपने झगड़ालू काम में लगे हुए हैं। हमारे प्यार करने से दुनिया के किसी भी काम में कोई रुकावट नहीं आई है। यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं पोएट्स कि एक बात बताओ, क्या मेरे प्यार ने किसी के लिए हानिकारक पहुँचाया है क्या। सब कुछ तो अपनी जगह पे है, दुनिया की सारी चीज़ें सब कुछ अपनी जगह पे है। तो यहाँ पे जो पोएट्स हैं ये थोड़ा पोएट्स जो होते हैं ना, पोएट्स जो है वो प्रेम को एक निजी और व्यक्तिगत मामला है पोएट्स का, जिसका वो क्या करते हैं, सार्वजनिक दुनिया का एक नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब जो प्रेम है ना, प्रेम किसी का भी हो, चाहे पोएट्स का हो चाहे किसी का। कहते हैं यहाँ पे कि जो पोएट का प्रेम है वो बहुत निजी है, बहुत पर्सनल मैटर है, जिसका दुनिया पे कोई भी नेगेटिव असर नहीं पड़ता। ये बात ये कह रहे हैं इस स्टैंजा में, समझ में आ गया। आगे क्या कहते हैं, थर्ड स्टैंजा में हम लोग आ गए हैं। क्या कहते हैं कि कॉल अस व्हाट यू विल, वी आर मेड सच बाय लव, कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, वी आर टेपर्स टू। एंड अब यहाँ पे देखिए कंपैरिजन करने लगे, किस किस चीज़ से कंपैरिजन कर रहे हैं। वी आर टेपर्स टू एंड एट आवर ओन कॉस्ट डाई, एंड वी इन अस फाइंड इन ईगल एंड द डव, द फिनिक्स रिडल, बहुत सारे इसमें कंपैरिजन है। फिनिक्स हैथ मोर विट, बाय अस वी टू बीइंग वन आर इट, सो इट वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट, वी डाई एंड राइज द सेम एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव। अब यहाँ पे ये जो स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा जो आपका है इस पोएम का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैंजा है। यहाँ पे पोएट्स कहते हैं कि तुम हमें जो चाहे बुला लो, तुम हमें जो चाहे बुलाओ, हमें ऐसा प्यार करने ने हमें, मतलब हमें ऐसा प्यार ने ही बनाया है,
हमें कुछ भी बुला लो आप, हमें ऐसा प्यार ने ही बनाया है। वो कुछ अनोखी तुलनाएं करते हैं अपनी और अपनी बिलेवेड की तुलना वो कुछ चीज़ों से करते हैं, कुछ मेटाफिजिकल कंसीट का यहाँ पे ये यूज़ करते हैं। ठीक है, कहते हैं हमें कुछ भी बुला लो, दुनिया का कोई भी चीज़ बुला लो, हमें क्या बुला लो, कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, हमें क्या बुला लो, हमें मक्खी भी बुला लो, हमें फ्लाई कह लो, जिनका जीवन बहुत ही छोटा होता है। फ्लाई का जीवन कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत तीव्र होता है। आगे कहते हैं वी आर टेपर्स टू, हमें मोमबत्तियाँ भी कह दो, हम मोमबत्ती भी हैं, जो क्या करते हैं, जो खुद जलाकर ख़त्म हो जाती हैं। एंड एट और ओन कॉस्ट डाई, कहते हैं कि हमें मोमबत्ती भी बुला लो जो खुद जलाकर ख़त्म हो जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे वो अपने प्यार में जल रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि हमें अपने प्यार में कुछ भी बुला लो, ये सब हमें हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे जो प्यार में अंधा होता है तो कुछ भी बोल लेते हैं, भाई कुछ भी बोलो, हम तो अपने प्यार में पड़े हैं। तो यहाँ पे वो भी इसी तरह कह रहे हैं कि आप चाहे कुछ भी बुला लो, हमें इस तरह हमारे प्यार ने बनाया है। तो कुछ वो अनोखी तुलनाएं करते हैं, मेटाफिजिकल कंसीट का यूज़ करते हैं कि हमें मक्खियाँ कह लो जिनका जीवन बहुत छोटा होता है, हमें मोमबत्तियाँ कह लो जो खुद जलाकर ख़त्म हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने प्यार में जल रहे हैं। आगे बात क्या कहते हैं कि एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डब। अब यहाँ पे ईगल एंड डब की बात कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ईगल जो है, ईगल मीन्स क्या होता है, बाज, जो स्ट्रेंथ का प्रतीक है। ठीक है, जो किसका प्रतीक है, स्ट्रेंथ का। और डब क्या है, कबूतर, जो शांति का, पीस का प्रतीक है। अब इनसे भी कंपैरिजन ये अपनी कर रहे हैं। क्या कंपैरिजन कर रहे हैं कि एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डब, कि हम में बाज और कबूतर दोनों के गुण हैं। यानी कि मैं और मेरी प्रेमिका में बाज के भी गुण हैं और कबूतर के, यानी कि शक्ति और शांति दोनों के गुण हैं। ठीक है, अब फिर आगे कहते हैं द फिनिक्स डिल हैथ मोर विट। आगे वो फिनिक्स से अपनी कंपैरिजन करते हैं अपनी और अपनी प्रेमिका की। फिनिक्स एक प्रकार की बर्ड होती है जो अपने ही राख से फिर से जीवित हो जाता है। ठीक है, इससे अब कंपैरिजन अपनी कर रहे हैं कि आगे सबसे महत्वपूर्ण ये कंपैरिजन करते हैं फिनिक्स बर्ड से जो अपने ही राख से फिर से जीवित हो जाता है। तो पोएट कहते हैं फिनिक्स की पहली हमसे और भी सार्थक हो जाती है, हम दो जिसमें एक जान है। जैसे कि फिनिक्स अपने ही राख से फिर से जीवित हो जाता है, तो उसी तरह यहाँ पे फिनिक्स की कंपैरिजन वो अपने से कर रहे हैं। यानी मैं और मेरी बिलेवेड कैसे हैं, एक जिसमें एक जान है, हम वो ही फिनिक्स हैं जो अपने ही राख से फिर से जीवित हो जाता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं, ठीक है, कि वी डाई एंड राइज द सेम। ये ध्यान रखना है, वी डाई एंड राइज द सेम, मतलब हम वही फिनिक्स हैं जो अपने ही राख से फिर से जीवित हो। हम मरते हैं और फिर से उठ जाते हैं उसी फिनिक्स की तरह। तो फिनिक्स से अपनी तुलना करते हैं। इसका मतलब वे मरते हैं, वो फिर से जी उठते हैं। आगे कहते हैं, यहाँ तक मैंने बता दिया है पूरा। ठीक है, वी डाई एंड राइज द सेम एंड प्रूव मिस्टीरियस बाई दिस लव। आगे ये कहते हैं, यहाँ पे देखिए डाई का दो, यहाँ पे इन्होंने पन का यूज़ किया है। एक चीज़ ध्यान रखना, मेटाफिजिकल कंसीट का इन्होंने यूज़ किया ही है, मेटाफिजिकल कंसीट का यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है। दूसरा इन्होंने यहाँ पे पन का यूज़ किया है। पन, यहाँ पे डाई के दो मतलब हैं। डाई का मतलब यहाँ पे क्या कि वो मरते हैं फिर से जी उठते हैं। तो एक तो आपका रियल वाला मरना जो फिजिकल डेथ होती है, एक वो होता है, एक तो फिजिकल डेथ होती है। ठीक है, एक मिनट। एक डाई का मतलब फिजिकल डेथ और एक डाई का मतलब क्या होता है, जो सेक्सुअल क्लाइमेक्स होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे दो मतलब है। जब डन लिखेंगे तो इसी तरह की बातें वो लिखते हैं, दकियानूस से चीज़ें वो अपने पोयम में बताते हैं। ठीक है, इस तरह उनका जो प्यार है उन्हें क्या बनाता है, मिस्टीरियस बनाता है, रहस्यमयी बनाता है। तो यहाँ पे जो पोएट्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम प्यार में इतना हम प्यार में जल रहे हैं, इतना प्यार में मैं और मेरी बिलेवेड हैं कि हमें जो चाहे वो बुला लो, चाहे मक्खियाँ कह लो जिनका जीवन बहुत छोटा होता है, चाहे टेपर्स कह लो। टेपर्स मतलब मैंने बताया नहीं, मोमबत्ती होते हैं जो खुद को जलाकर ख़त्म हो जाती है, वो भी हम हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने प्यार में जल रहे हैं। आगे ये कंपैरिजन किससे करते हैं, ईगल एंड डब से करते हैं। ईगल जो कि स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, डब जो पीस, यानी कि ये दोनों की जो क्वालिटी है वो मेरे और मेरी प्रेमिका के अंदर है। आगे वो कंपैरिजन किससे करते हैं, फिनिक्स बर्ड से करते हैं, जो फिनिक्स बर्ड जो अपने ही राख से फिर से जीवित हो जाता है। तो यहाँ पे वो अपने और प्रेमिका, अपनी बिलेवेड की तुलना फिनिक्स से करते हैं। उसी तरह हम दोनों भी दो जिसमें एक जान है, हम भी वही फिनिक्स हैं। तो आगे कहते हैं वी डाई एंड राइज द सेम, हम भी वही फिनिक्स है, वही हम मरते हैं फिर से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे मरने का दो अर्थ है। ठीक है, एक शारीरिक डेथ होता है, एक प्रेम का जो चरम सुख होता है,
ये होता है। और ये दोनों चीज़ें हमें क्या करती हैं, हमें हमारा जो प्यार है उन्हें रहस्यमय बनाता है। तो ये ध्यान रखना है, उनका जो प्रेम है, यहाँ पे डन का कहने का मतलब है कि उनका जो प्रेम है वो साधारण नहीं है बल्कि आध्यात्मिक और रहस्यमय, एक रहस्यमय मिलन है जो उन्हें एक बना देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फोर्थ स्टैंजा में हम आ जाएं। फोर्थ स्टैंजा में ये क्या कहते हैं कि वी कैन डाई बाई इट इफ़ नॉट लाइव बाई लव एंड इफ़ अनफिट फॉर टोम्स एंड heresy a legend be it will be fit for words and if no piece of chronicle we prove we will build in sonnets pretty rooms as well as a wrought urn becomes। ठीक है, यहाँ पे मैं मार्क नहीं करूँगी क्योंकि बताऊँगी यहाँ पे भी इन्होंने कुछ कंपैरिजन किया है। becomes the greatest assets as of acre toms and by these hymns all shall approve as us canonized for love। आगे ये क्या कहते हैं, यहाँ पे जो बात कहते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे जो पोएट्स है ना, यहाँ पे इस स्टैंजा में जो पोएट हैं, डन हैं, वो इमॉर्टैलिटी की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं, इमॉर्टैलिटी की बात करते हैं, इसमें अमरता की बात करते हैं पोएट। वो कहते हैं कि वी कैन डाई बाई इट इफ़ नॉट लिव बाई लव। ठीक है, एंड इफ़ अनफिट फॉर टूम्स एंड हेयरसी आवर लीजेंड बी इट विल बी fit for words and if no piece of chronicle prove we will build in sonnets pretty rooms। यहाँ तक देख लेते हैं। अब क्या कहते हैं, यहाँ पे उन्होंने वो इमॉर्टैलिटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम प्यार के सहारे जी नहीं सकते, ठीक है, अगर हम प्यार के सहारे जी नहीं सकते तो हम इसके लिए मर तो सकते हैं। वो तर्क देते हैं, तर्क ये देते हैं कि अगर हमारी कहानी our legend be it will be the four words if no piece of chronicle we prove we will build in sonnet pretty rooms। कहते हैं कि अगर हमारी कहानी बड़े बड़े मकबरों या कब्रों के लायक नहीं है तो ये जो कविताएं हैं, ये जो वर्ड्स में लिखे जाने के लायक ज़रूर हैं। ठीक है, यानी कि हमारी जो प्रेम की कहानी है, अगर बड़े बड़े मकबरे या बड़े बड़े कब्रों के लायक नहीं है तो हमारी प्रेम की जो कहानियाँ हैं वो पोएम्स में तो ज़रूर लिखी जाएंगी। हमारे प्रेम की कहानियाँ कविताओं में तो ज़रूर लिखने के लायक ज़रूर है। ठीक है, आगे वो क्या कहते हैं, लिखने के लायक ज़रूर है। ठीक है, मतलब अगर हम इतिहास का हिस्सा नहीं बन सकते, वी विल बिल्ड इन सोनेट प्रेटी रूम्स, कहते हैं अगर हम इतिहास का हिस्सा नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, हम सोनेट्स में अपने लिए एक सुंदर कमरे बना लेंगे। यानी कि सोनेट्स एक प्रकार की पोयम होती है, उसमें हम अपने प्यार को दिखाएंगे, अपने प्यार को जाहिर करेंगे। समझ में आया? आगे क्या कहते हैं, as will a well wrought urn becomes the greatest assets as of acre toms and by these hymns all shall approve us canonized for love। आगे कहते हैं कि जिस तरह एक सुंदर कलश, अर्न मीन्स क्या होता है, कलश होता है। ठीक है, कलश, जिस तरह एक सुंदर कलश में महान लोगों की राख रखी जाती है, उसी तरह कविताएं उनके प्रेम को भी सहेज के रखेगी। उसी तरह पोएम्स जो हैं वो जिस पोयम में उनके प्रेम के बारे में बात होगी वो पोयम उनके प्रेम को भी रखेगी। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, और इन्हीं एंड बाई दिज हिम्स एंड ऑल अप्रूव अस कैनोनाइज फॉर लव। और इन्हीं, हिम मतलब क्या होता है, भजन, यानी कि ये भी एक प्रकार की पोयम ही होती है। और इन्हीं भजनों या इन्हीं पोयम्स के द्वारा सभी लोग उन्हें प्यार के लिए क्या घोषित कर देंगे, उन्हें संत घोषित मान लेंगे। कैनोनाइज्ड बाई लव मतलब फॉर लव, उन्हें प्यार के लिए कैनोनाइज्ड मान लेंगे, यानी कि प्यार के लिए संत घोषित कर देंगे। तो इसमें ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे भी वो कहते हैं कि अगर यहाँ पे इमॉर्टैलिटी की बात करते हैं कि अगर हम प्यार के सहारे नहीं जी सकते तो हम इसके लिए मर तो सकते हैं ना। तो क्या हुआ, यहाँ पे तर्क देते हैं, तो क्या हुआ, हमारी कहानी, हमारे प्यार की कहानी बड़े बड़े मकबरे या कब्रों के लायक नहीं है, लेकिन हमारे प्यार की कहानी कविताओं में लिखे जाने के लायक तो ज़रूर है। हम क्या करेंगे, तो क्या हुआ, हम इतिहास का हिस्सा नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, हम सोनेट्स का हिस्सा बनेंगे, हम पोएम का हिस्सा बनेंगे। यानी कि हम पोयम में हमारी लव स्टोरी रहेगी, हमारे प्यार की कहानी रहेगी, हम अपने एक सुंदर कमरा, यानी कि पोयम में ही हम अपने प्यार की कहानी को बताएंगे। तो उस तरह अब जिस तरह यहाँ पे एक कंपैरिजन करते हैं कि जिस तरह अर्न, यानी कि जिस तरह कलश में महान लोगों की राख रखी जाती है, उसी तरह ये कविताएं भी उनके प्रेम को क्या करेगी, मेरे प्रेम को क्या करेगी, सहेज के रखेगी। और इन्हीं कविताओं के द्वारा सभी लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे कैनोनाइज्ड कर देंगे, यानी कि संत घोषित मान लेंगे, प्यार के लिए संत घोषित मान लेंगे इन्हीं पोएम्स के द्वारा। तो यहाँ पे पोएट्स का यही कहना है कि सच्चा प्यार और उसे बयान करने वाली जो पोएम है वो दुनिया की किसी भी भौतिक विरासत से बढ़कर है, अमरता प्रदान करती है। ठीक है, इसमें उन्होंने ये बात की है। आगे 5 स्टैंजा में पहुँच जाएंगे, लास्ट स्टैंजा है
अब यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं, यहाँ पे पोएट कहते हैं कि अगर हम मर गए, हमारी प्रेम स्टोरी ख़त्म हो गई, यानी कि मैं और मेरी बिलवेड मर गए, ऊपर आसमान में चले गए, उसके बाद जो भविष्य वाले जो प्रेमी आएंगे, हमारे जैसे और भी प्रेम करने वाले आएंगे, तो वो हमको कैसे इन्वोक करेंगे, कैसे बुलाएंगे, कैसे हमारी घोषणा करेंगे, कैसे हमें याद करेंगे, इस लाइन में ये बोलते हैं। तो देखते हैं, एंड दस इन्वोक अस यू whom reverend love made on another the hermitage, you to whom love was peace that now is raised, who did the whole world's soul contract and drove into the glasses of your eyes, so made such mirrors and such spies that they did all to you epitomize countries, towns and courts, baked from above a pattern of your love। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये लास्ट स्टैंजा है, मैंने बताया। अब जो पोएट हैं ये यहाँ पे एक घोषणा करते हैं, कहते वो कल्पना करते हैं, ठीक है, अभी मरे नहीं हैं, मतलब वो डेथ नहीं हुआ है उनकी, मतलब ये कल्पना कर रहे हैं कि बाय द वे हम लोग जिस दिन नहीं रहे, मैं और मेरी बिलवेड नहीं रहे, और जो भविष्य के जो प्रेमी होंगे उनको कैसे इन्वोक करेंगे, कैसे उन्हें बुलाएंगे, कैसे उन्हें आह्वान करेंगे, यानी कि हम भी तो प्रेमी ही है ना, लेकिन जो भविष्य के प्रेमी हमारे जैसे और भी प्रेमी आएंगे तो वो हमको कैसे इन्वोक करेंगे, क्या कहेंगे, एंड दस इन्वोकस, वो हमें किस तरह इन्वोक करेंगे, यू whom reverend love made on another hermitage, ठीक है, वो कहेंगे हे प्रेमियों, जिन्हें आदरणीय प्रेम ने एक दूसरे का क्या बना दिया है, आश्रम बना दिया है, इस तरह वो हमें क्या करेंगे, इन्वोक करेंगे, जो फ्यूचर के प्रेमी आएंगे, भविष्य के प्रेमी। आगे कह रहे हैं, यू टू whom love was peace and now is raised, ठीक है, यानी कि तुम जिनके लिए प्यार शांति था, अब प्यार क्या बन गया है, एक जुनून बन गया है, एक रेज बन गया है। आगे कहते हैं, हु डिड द होल वर्ल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रोव इनटू द ग्लासेस ऑफ योर आइज, और तुमने पूरी दुनिया को, आत्मा को सिकोड़ कर अपनी आंखों के शीशों में बसा लिया है। आगे क्या कहते हैं, सो मेड सच मिरर्स, ठीक है, एंड सच स्पाइस, और तुम्हारी आंखें ऐसे मिरर्स, ऐसे स्पाइस बन गई हैं कि दैट दे डिड ऑल टू यू एप्टोमाइज, कि पूरी दुनिया, यानी कि पूरी दुनिया मतलब कंट्रीज, टाउन, कोर्ट्स, पूरी दुनिया, देश, शहर, दरबार का जो सार है वो तुम्हारे लिए ही प्रस्तुत कर रहा है। आगे क्या कहते हैं, बेक फ्रॉम अबव अ पैटर्न ऑफ योर लव, आगे ये क्या कह रहे हैं, अब तुम ऊपर हो, यानी कि ये सब कौन बोल रहा है, ये जो डन साहब हैं, जो पोएट्स हैं, वो कल्पना कर रहे हैं कि जब भविष्य के जो प्रेमी आएंगे, हमारे जैसे जो प्रेमी रहेंगे भविष्य के, तो वो इस तरह हमें इन्वोक करेंगे। आगे वो क्या कहते हैं कि बेग फ्रॉम अबव अ पैटर्न ऑफ योर लव, आगे कहेंगे कि अब तुम ऊपर हो, यानी कि अब तुम स्वर्ग में हो, अपना प्रेम का एक पैटर्न मांगो, ठीक है, इस तरह वो हमको इन्वोक करेंगे, जो भविष्य के प्रेमी होंगे वो हमें इस तरह बुलाएंगे। यहाँ पे पोएट्स कल्पना करता है कि इस तरह हो सकता है। तो यहाँ पे जो पोएट है और उनकी जो प्रेमिका है, अब यहाँ पे साधारण प्रेमी नहीं रह गए हैं, मतलब पोएट और उनकी जो बिलवेड है वो अब कॉमन, यानी कि एक सिंपल प्रेमी नहीं रहे हैं, वो प्यार के क्या बन गए हैं, संत बन गए हैं, जिनका प्रेम भविष्य के सभी प्रेमियों के लिए एक आदर्श मॉडल बन गया है। समझ में आया? तो इस स्टैंजा में ये बात कहते हैं, समझ में आ गया होगा। तो ये था भाई कैनोनाइजेशन, जो आपने पढ़ लिया है। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए हैं जो था, एंड इसमें इन्होंने क्या क्या यूज़ किया है भैया, तो ये ध्यान लेना, मैंने ऊपर बता दिया है। लिटरेरी डिवाइस इन्होंने मेटाफिजिकल, थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ, मेटाफिजिकल कंसीट का यूज़ किया है। इसको PDF मिल जाएगा तो आप खुद पढ़ लेना बच्चा, ठीक है। एंड सेंट्रल कंसीट का भी यूज़ किया है, सपोर्टिंग कंसीट का, यानी कि जैसे कि सपोर्टिंग टेपर्स का, कैंडल्स का इन्होंने यूज़ किया है। कैंडल से कंपैरिजन की है, फिनिक्स से कंपैरिजन की है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। पन इसमें है डाई में 2 शब्द आते हैं, मतलब पन है, दोहरा अर्थ निकाल रहा है। एक डाई है, एक सेक्सुअल क्लाइमेक्स एंड ऑर्गेनिज्म, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पैराडॉक्स का भी इन्होंने यूज़ किया है, ये ध्यान रखना है। एल्यूजन का भी यूज़ किया है इन्होंने, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ये और माइथोलॉजिकल का भी यूज़ किया है, फिनिक्स, जैसे कि फिनिक्स है, क्लासिकल एल्यूजन है। थियोलॉजिकल का भी यूज़ किया है। तो ये कुछ चीज़ें थी। बाकी इनकी थीम याद रखना है, लव एज अ रिलीजन पे इन्होंने लिखा है, एंड प्राइवेट द पब्लिक, यानी कि प्राइवेट वर्सेस पब्लिक वर्ल्ड के बीच इनकी थीम रहती है, इमॉर्टलिटी थ्रू लव एंड आर्ट। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, यानी कि प्राइवेट एंड पब्लिक वर्ल्ड, इन दोनों के बीच में इन्होंने बताया है, थीम है लव एज अ रिलीजन, ये भी बताया है, इमॉर्टलिटी थ्रू लव एंड आर्ट, ये भी बताया है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ बॉडी एंड सोल के बारे में बताया है, ये इनका क्या था, हाँ यहाँ तक ये इनका थीम था। तो ये याद रखना, ये थी पोएम भाई पूरी कंप्लीट, मैंने डन, जो भी इम्पोर्टेंट पोएम्स थी
इनके जो भी इम्पोर्टेंट वर्क्स थे और जो भी इनकी बायोग्राफी थी वो मैंने कंप्लीट कर दी, और जो मेन पोएम थी वो भी मैंने पढ़ा दिया। तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम क्या करेंगे ना, ये हम पढ़ते ही जा रहे हैं, सब कुछ आपका डिटेल में ही मैं पढ़ाऊँगी, ऐसा नहीं है यूट्यूब पे ही पढ़ाऊँगी, डिटेल में पढ़ाऊँगी और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाऊँगी। ऐसा भी नहीं है कि ईमानदारी के साथ नहीं पढ़ाऊँगी, मैंने पेड नहीं चलाया या पैसे नहीं लिए तो ईमानदारी के साथ नहीं, पूरी ईमानदारी यहाँ पर भी दिखाऊँगी यूट्यूब पर, और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाऊँगी। एंड हम क्या करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे, देन उसके बाद देखिए हमने मैकबेथ को कंप्लीट कर लिया है, और क्या कंप्लीट हुआ, टिंटन एबे कंप्लीट हुआ है, एंड और क्या कंप्लीट हुआ था, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस कंप्लीट हुआ है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंप्लीट हुआ है। ये सारे यूट्यूब पे मैंने पढ़ा दिया है। तो इससे रिलेटेड आप जाके जो नहीं देखा ना वो चेकआउट करेगा। और इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, संडे को हम रखेंगे लाइव सेशन में इसका टेस्ट। तो टेस्ट करते चलेंगे ना, क्वेश्चन आंसर इसका टेस्ट करते चलेंगे, इधर हम इसकी थ्योरी पढ़ते चलेंगे और हम हर संडे को क्या करेंगे, टेस्ट रखते चलेंगे, मतलब टेस्ट करते चलेंगे उसका। तो इस तरह हमारी तैयारी होती जाएगी, ठीक है। तो ये अपना नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ये रिकमेंड करूँगी नोट्स, क्योंकि नोट्स ज़्यादा ज़रूरी है। पीडीएफ के पीछे मत भागिएगा बच्चे लोग, एंड बच्चे तो नहीं हो आप लोग, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे मुँह से निकल जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि पीडीएफ के चक्कर में मत रहिएगा, अपने नोट्स ज़रूर क्रिएट करिएगा। नोट्स बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक फ़ायदा, आप नोट्स बनाओगे आपकी राइटिंग बनेगी, दूसरा आपके दिमाग में नोट्स बनाते रहोगे, देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, लिखते रहोगे, तो खुद और भी चीज़ें याद होती रहेंगी। तो ये था, मैंने इसमें सारा कंप्लीट कर दिया। बाकी ये पीडीएफ ले लेना और अपने नोट्स ज़रूर क्रिएट करना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एलडी की तैयारी पूरी कराने की मेरा पूरा इरादा है। कहाँ पे? यूट्यूब पे, ठीक है। तो ज़रूर जुड़िएगा इस चैनल से, आपको एलटी की तैयारी यहाँ पे फ्री में मिलेगी, ठीक है। और पीडीएफ, एलटी की तैयारी, टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलेगा। चलिए फिर, बाय बाय।